रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाए। सर हम लोग एक्सेंचर टीम से एक्सेंचर आईडी से ज्वाइन किए तो हम लोग के पास रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं है। नहीं, मैं परमिशन कर जो देता हूँ। ठीक मैं है कर ठीक है। मैं करके शेयर करूँगा। तो बताओ क्वेश्चन को। स्टैक सर फुल स्टैक का जो मतलब होता है वो एंड टू एंड जो प्रोजेक्ट रिस्पॉन्सिबल प्रोजेक्ट में जो वर्क होता है, प्रोजेक्ट में 3 तरीके की वर्क होता है। जैसे हो गया आपका डेटाबेस का पार्ट, बैकएंड का पार्ट एंड फ्रंट एंड का पार्ट। अभी फ्रंट एंड में आता है सर लाइक यूजर लाइक क्या बोलता है कि यूजर जो वेबसाइट जहाँ पे जो भी वेबसाइट है जो यूजर उसमें इनपुट देता है या फिर यूजर फेसिंग जो साइट होता है उसको फ्रंट एंड बोलता है। वो फ्रंट एंड पे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज आते हैं जैसे हो गए आपका HTML CSS, ये वेब डिजाइनिंग फोटोशॉप, ये डिजाइनिंग करने में काम आता है। अगर आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट फ्रंट एंड डिजाइनिंग करना है तो जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट जेएस एंगुलर जेएस को यूज करना पड़ेगा। अभी बैकएंड हो गया, बैकएंड में यही काम होता है कि जो फ्रंट एंड पे जो इनपुट आप देते हो, लाइक फ्रंट एंड पे आप कोई क्वेरी देते हो, मुझे ये डेटा चाहिए, तो बैकएंड का कोड ये काम करता है कि जो आपका जो क्वेरी है, जो जो फ्रंट एंड में जो यूजर उसमें क्वेरी इनपुट करे, उस क्वेरी को लेके डेटाबेस से उस क्वेरी के रिलेटेड जो डेटा है उसको फ्रंट एंड में फेच कराना। इसका जो कोडिंग है ये बैकएंड पे होता है। बैकएंड पे बहुत सारे टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं जैसे कि हो गए आपका नोड जेएस जो आप सिखाने वाले हैं, और भी बहुत सारे टेक्नोलॉजी पाइथन, डॉट नेट, हाइबरनेट यूजिंग जावा, स्प्रिंग यूजिंग जावा, ऐसे भी और सारी टेक्नोलॉजी जैसे और भी है मेरे को अभी ज्यादा याद नहीं आ रहा है। और अभी बैकएंड हो गया। अभी डेटाबेस में सर ये होता है कि डेटाबेस 2 तरीके की डेटाबेस होता है। एक है कि रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है कि जो डेटा स्टोर होता है वो एक स्ट्रक्चरल वे में होता है। एक टेबल होता है, एक हर एक डेटा की एक यूनिक आईडी होता है। जो अच्छा, नॉन थोड़ा रिलेशनल थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। प्रियंका, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो नोट करके रखो, मेरे को पूछना, मतलब जो भी वो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं सारे। तो एक बार कुछ प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरे को बताना, ठीक है? वो जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू। ओके। हाँ, जैसे कि डेटाबेस 2 तरीके की होता है। एक है कि रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होते हैं, जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट में जाके कोई भी डेटा फेच करते हो, तो उसमें जो डेटा है जैसे कि UDAI जो वेबसाइट है, आधार आधार की जो वेबसाइट है, आप अगर अपने जो पैन कार्ड या फिर कोई भी डिटेल्स आप इनपुट कर रहे हो, तो उसका जो भी डेटा कोई ना कहीं कोई सर्वर पे उसका स्टोर है। तो सब स्टोर वो करना एक पड़ेगा। डेटाबेस है। तो डेटाबेस में क्या होता है कि आप जब अपना शांतनु, वॉइस कट रहा है। हेलो, Your voice is breaking. माई अभी अभी आ रहा है आवाज? हेलो। हाँ शांतनु, बीच में थोड़ा सा मिस हो गया। अच्छा थोड़ा बीच में मिस हो चुका। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो अभी मैं जो कह रहा था कि जो डेटाबेस है, डेटाबेस 2 तरीके की डेटाबेस होता है मेनली, रिलेशनल डेटाबेस, नॉन रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस में जो काम होता है ये एक स्ट्रक्चरल वे में डेटा सेव होता है। इसका एक यूनिक आईडी होता है, और यूनिक आईडी के साथ कुछ प्राइमरी की, यूनिक की, फॉरेन की, इस सारे की के मदद से एक स्ट्रक्चरल वे में एक टेबल में ये डेटा स्टोर होता है। नॉन रिलेशनल जो डेटाबेस होता है उसमें कोई भी डेटा टाइप सेव होता है एसिंक्रोनस प्रोसेस में, लाइक एनी प्रोसेस में उसका कोई टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसका प्राइमरी एक यूनिक की तो होता है बट कोई भी एक स्ट्रक्चरल वे में होता नहीं है। जैसे कि आप अगर कोई डेटा रिलेशनल डेटाबेस में सेव करेंगे तो उसका एक डेटा टाइप होगा। सपोज आप कोई
आप कोई स्ट्रिंग डेटा कोई डेटाबेस में सेव करना चाहते हैं तो उसका डेटा टाइप हमको पहले से डिफाइन करना होगा। लेकिन नॉन रिलेशनल डेटाबेस के सिलसिले में आपको लाइक कोई भी डेटा एसिंक्रोनस वे पे इसमें आप स्ट्रिंग भी सेव कर सकते हो, आप इंटीजर भी सेव कर सकते हो। तो ये सारे सब कुछ आप सेव कर सकते हो। ये आपका फुल स्टैक डेवलपमेंट होता है ऐसा। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा प्रियंका, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ स्टैक के बारे में? थोड़ा बहुत आइडिया हुआ, फर्स्ट हैंड नॉलेज जो यस बोलते हैं सर, आप, मतलब ओवरऑल जितना मुझे जो हाँ हाँ, आप मुझे बताओ। जो आइडिया हुआ वो यही है कि एक हमें प्रॉपर एक फॉर्मेट डिजाइन करना है जिसमें कुछ टीम मतलब फ्रंट एंड पे वर्क करती है और कुछ बैक एंड पे वर्क करती है उस पूरी वेबसाइट को उसका रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए। बराबर, बराबर सही। तो मैं अभी वो सेम चीज ही मैं समझ रहा हूँ। ठीक है, फ्रंट एंड होता है कौन सी पार्ट? जो क्लाइंट के साइड है, जो यूआई रिलेटेड डेवलपमेंट है। ठीक है, तो यूआई मतलब कौन सा है? फ्रंट। अब देखो, पहला चीज तो फुल स्टैक। फुल स्टैक मतलब क्या है? बहुत आसान है। फुल मतलब कंप्लीट। ठीक है, अभी स्टैक मतलब क्या है? स्टैक ये एल्गोरिथम वाला स्टैक नहीं है, बट हाँ लॉजिकली वही है। तो सपोज एक वेडिंग में तुम गए हो, बुफे सिस्टम है, सारे प्लेट्स उसमें रखा हुआ है। तो वो सारे प्लेट्स जो सजाया हुआ है जहां से तुम पिकअप करते हो ऊपर से, तो वो एक एक लेयर में है ना। तो एक लेयर, दो लेयर, ऐसे करके लेयर में है सारे प्लेट्स। तो सारे प्लेट्स वो स्टैक में है। अभी एक एक लेयर समझो, एक फ्रंट एंड है, एक बैक एंड है, ऐसा करके। ठीक है, तो मैं अभी एक तो आते हैं, एक ड्राइंग करते हैं। तो सपोज ऐसा, मतलब एक स्टैक जैसे है, उसमें तुम्हारा पहला है एक लेयर, उसके बाद दूसरा लेयर है। ठीक है, तीसरे लेयर, ऐसे करके लेयर होते जा रहा है। ठीक है, एकदम आखिरी में सारे पूरा टोटल लेयर्स है ये। ठीक है, अभी एक लेयर हुआ हो गया तो आपका फ्रंट एंड। ठीक है, फ्रंट एंड हम डिस्कस करेंगे फ्रंट एंड के बारे में। जो फ्रंट एंड समझने में क्या व्हाट डू यू मीन बाय फ्रंट एंड, बैक एंड, उसके बाद डेटाबेस। ठीक है, ठीक है। तो अभी ये फ्रंट एंड, व्हाट इज फ्रंट एंड? फ्रंट एंड मींस यूआई रिलेटेड पार्ट जो आपको दिख रहे हैं। सपोज एक समय ओपन कर दो एक वेबसाइट। यूजर इंटरफेस, राइट? एग्जैक्ट, एग्जैक्ट। ये डेस्कटॉप में, आपका डेस्कटॉप एप्लीकेशन में भी फ्रंट एंड फ्रंट होता है, और वेबसाइट वेब एप्लीकेशन में भी फ्रंट एंड होता है। ठीक है, तो डेस्कटॉप एप्लीकेशन में हम स्विंग यूज करते हैं जावा के लिए। ठीक है, ठीक वैसे ही हम वेबसाइट जब डिजाइन करते हैं तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये यूज करके ये फ्रंट एंड डिजाइन करते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कुछ चेंजेस दिख रहे हैं जो विजिबल है। दिस इज फ्रंट एंड। और इसके पीछे वाला जो कोड है, जो बैक साइड में है, जो हमको दिख नहीं रहा है, कैसे सर्वर से ये डेटा फेच होके आ रहा है। ये सपोज ये जो डेटा है, ये इमेज है या कुछ ये सारे लोगोस है, ये सपोज डेस्कटॉप डेटाबेस से आ रहा है। तो वो डेटा कैसे आ रहा है वो आपको पता नहीं है। दैट इज written in some language and that under backend। तो बैकएंड और फ्रंटएंड के बारे में समझ गया। बैकएंड हमको दिख नहीं रहा है, पीछे है, जो सर्वर से कम्युनिकेट कर रहा है। फ्रंटएंड जो दिख रहा है, विजिबल है, जो हम यूजर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो यूजर इंटरफेस हो गया। सर आपको मैं इंटरप्ट करूंगा। आप मुझे बैकएंड के बारे में एक चीज बताइए। जैसे जो डॉटनेट एप्लीकेशंस है जिसमें सी शार्प यूज होता है, वो मेनली विंडोज का जो एप्लीकेशंस है उसको बनाने के लिए यूज होता है। बट ये जो जावा है, पाइथन है, नोड जेएस है, तो ये जो टेक्नोलॉजीज है, ये मेनली किस किस के लिए लाइक मेनली यूज होता है? वो आएंगे, बाद में आएंगे। पहले बैकएंड समझ गया, व्हाट इज बैकएंड इन समरी शॉर्ट। ठीक है, यस सर। तो ओके, नेक्स्ट हम आएंगे, जो शांतु ने पूछा है वो हम आएंगे बाद में। तो उसके
ये फ्रंट एंड जो है, बैक एंड जो है, हम नॉर्मली फुल स्टैक बोलने में फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों को मिक्स करके हम बोलते हैं फुल स्टैक। बट अभी का सिनेरियो पूरा चेंज हो गया। अभी फ्रंट एंड बैक एंड के साथ डेटा स्टोरेज आ गया, नॉट डेटाबेस। आई एम नॉट टेलिंग अबाउट डेटाबेस, जो शांतु ने मेंशन किया डेटाबेस मेंशन किया। आई एम टेलिंग डेटा स्टोरेज। डेटाबेस उसके अंदर आता है, डेटा स्टोरेज के अंदर। ठीक है, डेटा स्टोरेज का ही मतलब 2-3 टाइप का होता है। तो उसमें एक है डेटाबेस है। ठीक है, तो डेटा स्टोरेज जहाँ पे डेटा स्टोर करेंगे हम उसमें इन मेमोरी एप्लीकेशन में भी स्टोर कर सकते हैं। इन मेमोरी मतलब आपका रैम जो है, ठीक है। और डेटाबेस जो संतु ने बताया था, ऐसे कोई मतलब नेटवर्क में है, कोई डेटा सेंटर मतलब कोई दूसरी कंप्यूटर किसी कंपनी ने दे रखा है आपको डेटा स्टोर करने के लिए। सपोज मैंने एग्जांपल दिया ओरेकल, ये एक डेटाबेस है, ओरेकल ने आपको दे के रखा है। आप क्लाउड में स्टोर कर सकते हैं उसको, उसके डेटा सेंटर में, या आपके खुद के मशीन पे भी ओरेकल आप इंस्टॉल करके डेटा स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका डेटाबेस लोकलाइज्ड हो सकता है या आपके नेटवर्क में रिमोटली भी हो सकता है, कोई दूसरी जगह पे है। ठीक है, ओके। तो फ्रंट एंड, बैक एंड, डेटाबेस। तो अभी डेटाबेस के बारे में ज्यादा हम बाद में जानेंगे, पहले थोड़ा सा आइडिया हुआ डेटाबेस, फ्रंट एंड, बैक एंड। अभी डेटा स्टोरेज के अंदर डेटाबेस बोला, जैसे डेटाबेस बोला वैसे कैशिंग भी होता है। कैशिंग भी वैसे ही रैम रिलेटेड ही है। कैश नाम सुना है ना, कैश? कैश मेमोरी एक्सेस। ओके, अभी कैश भी 2-3 टाइप का होता है। एक होता है इन मेमोरी कैश, जैसे डेटाबेस हुआ वैसे कैश भी इन मेमोरी डेटाबेस के जैसे इन मेमोरी कैश भी होता है। इन मेमोरी कैश कौन सा होता है? इन मेमोरी कैश मतलब रैम में स्टोर करते हैं। क्यों रैम में स्टोर करते हैं? क्योंकि डेटा फास्ट रिट्रीवल के लिए, फास्ट रिट्रीवल। और एप्लीकेशन कैश एक दूसरी कैश है। जैसे कोई भी लैंग्वेज में हम, शायद पता होगा आपको, मैप, एरे, लिस्ट, ये सब कुछ पता होगा। डेटा स्ट्रक्चर नाम तो सुना होगा, लिस्ट, एरे, मैप। तो ये जो स्टोरेज है ना, ये एज ए वेरिएबल हम डेटाबेस में स्टोर करते थे। सी प्लस प्लस, सी, जावा सारे में होता है, जावास्क्रिप्ट में भी होता है, सारे में होता है, पाइथन में भी होता है। तो ये सारे जो वेरिएबल, लिस्ट, मैप सारे स्टोर करता है ना, ये एक कंटेनर जैसा है। वो वेरिएबल में स्टोर होता है और वो रैम में रहता है। ठीक है, बट इसको एप्लीकेशन के लाइफ साइकिल तक ये जीते हैं। एप्लीकेशन बंद हो जाता है तो ये इसका भी एग्जिस्टेंस चला जाता है। दैट मीन्स व्हाट आई मीन, एप्लीकेशन स्कोप होता है इसका, लाइफ साइकिल इसका। एप्लीकेशन जब तक जी रहा है वो भी चल रहे हैं, तो तब तक जैसे एप्लीकेशन बंद हो चुका है, दे आर ऑल्सो शट डाउन। You don't get any data from those cache. So those are called application cache. In memory सर ये cache, ऐसे वर्क कर रहा है क्या, जैसे रोम होता है हमारे सिस्टम में, हम जब तक वर्क करते हैं तब तक वो मेमोरी को हाँ सेव हाँ करता हाँ है, हाँ अदरवाइज हाँ जैसे हम एग्जैक्टली। सिस्टम ऑफ कर देते हैं? हाँ, तो ये तो सिस्टम ऑफ कर दिया ना, तो अभी एप्लीकेशन को क्लोज कर दिया, तो एप्लीकेशन बंद हो गया, तो उसका डेटाबेस खत्म। जब तक आपका एप्लीकेशन चल रहा है तब तक वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन कैश। अभी सर ये क्या एग्जैक्टली रन टाइम पे यूज होता है ना, रन टाइम एग्जैक्ट, जो। ठीक है, एग्जैक्टली रन टाइम बेस, वेरी गुड। ठीक है, तो मैंने अभी कैश का एग्जांपल इसमें दिया है, मैं भी मेंशन कर देता हूँ, इसमें इजी होगा आपको देखने में भी। एक है इन मेमोरी कैश, बहुत इंपॉर्टेंट है इन मेमोरी कैश। एप्लीकेशन कैश, ठीक है। इसका लाइफ
मतलब लाइव जो है till application is running. That means runtime. What Shantanu mentioned. और इन मेमोरी कैश जो है वो होता है रैम में। तो वो कभी कभी आप देखा है HDD, SSD, इसका नाम सुना है, SSD सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो अभी सारे लोग मशीन पे ऑपरेटिंग सिस्टम रन करने के लिए SSD यूज करते हैं, मैं भी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो SSD का प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है, उसमें बेनिफिट ये मिलता है जल्दी फेच होता है, जल्दी बूट अप होता है। तो आपके मशीन पे भी हो सकता है SSD, नहीं भी हो सकता है। ओल्ड मशीन होगा तो HDD होगा, नया मशीन होगा तो शायद हो सकता है SSD का प्राइस ज्यादा होगा, मशीन भी कॉस्टली होगा, ठीक है। तो इन मेमोरी कैश जो है ना, इन मेमोरी कैश आप दूसरी कोई थर्ड पार्टी मतलब कोई कंपनी से आप ले सकते, वो कंपनी आपको SSD बेचेगा इतने वॉल्यूम के लिए। सपोज आपको बोला मैं 10 GB आपको दूंगा या 1 TB आपको दे रहा हूँ, आप 1 TB यूज कर सकते हो मेरा सर्वर पर। तो वो लोग जो SSD दे रहे हैं उसका प्राइस भी ज्यादा होगा, तो वो रिट्रीवल ज्यादा होगा, फास्ट होगा। कैसे होगा वो बाद में डिस्कस करते हैं। बट इन मेमोरी कैश जो है उसका एक एग्जांपल है रेडिस। ये एक कंपनी है, मैं शायद इसमें मेंशन किया हो, ये इधर मेंशन किया हो, ठीक है, बात कर रहा है इसमें, जस्ट नाम लिख देता हूँ। अच्छा, थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। डेटा स्टोरेज दो टाइप का होता है, डेटाबेस एंड कैश। डेटाबेस में दो टाइप का होता है, सिक्वल, नो सिक्वल। पहले सर उसमें बाद में रेडिस जो जाना। है सर रेडिस कैसे आपने बताया कि रेडिस जो है ये एक एसएसडी में लाइक इसका यूजेस क्या है? आपने बताया कि एसएसडी में जो स्टोर होता है डेटा उसको आपने बताया शांतु, कि ये सारे कुछ मैं बाद में आऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे करके ये मैं शुरू किया, अभी एक एक लाइन से जाऊँ, पूरा खत्म ओके होने दो, उसके बाद आप पूछ सकते हो, क्योंकि ठीक ये सारे कुछ आपका कवर होगा इसमें, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक तो जो भी क्वेश्चन है ना आप लिख के रखो, मैं वही बोलता हूँ लिख के रखो, एकदम आखिर में आप खत्म होगा मैं पूछूंगा, क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछ। ओके 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 जस्ट ध्यान से आप सुनना जो मैं बता रहा हूँ, शायद आपका क्वेश्चन उसमें ही सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये डेटाबेस जो है ये है SQL NoSQL। अच्छा, प्रियंका SQL के बारे में तो पता होगा, जैसे बोल रहे हैं डेटाबेस। जैसा कि अभी जो शॉन्टू ने एक्सप्लेन किया उसके मुझे सीक्वल का मतलब समझ में आया। एक सीक्वेंस में हम कोई डेटा स्टोर कर रहे हैं और नॉन वेरी गुड। सीक्वेंस मींस रेंडमली हम कोई भी डेटा स्टोर कर रहे हैं और उसमें कुछ कीज यूज हो रही हैं, जैसे प्राइमरी फ्रंट की पे यूज हो रही है, हाँ प्राइमरी कीज यूज हो रही है नॉन सीक्वेंस में। बट बैकएंड में उसको मैनेज करने के लिए कोई कीज यूज नहीं हो रही। बट सीक्वेंस में सीक्वल डेटा में शायद दोनों तरफ कुछ मींस इसमें कीज यूज हो रही हैं और डेटा को एक फॉर्मेट स्ट्रक्चरल फॉर्म में स्टोर किया जा रहा है। अच्छा, ठीक है। तो एक बार मैं बता देता हूँ, तो उसमें एक बार ठीक कर लेना कुछ भी गलत है तो। तो सीक्वल क्या है, सीक्वल में पहले आता है, पहले इसको मैं मिटा देता हूँ। अभी सपोज ये डेटाबेस टेबल, ये दूसरी टेबल है, ये तीसरी टेबल, ठीक है। तो सपोज मैं इसका नाम दिया स्टूडेंट डेटाबेस, ठीक है। ये सीक्वल का एग्जांपल कर रहा हूँ मैं, सीक्वल स्टूडेंट आईडी रहेगा इसमें, एम्प्लॉय भी हो सकता है, स्टूडेंट का एग्जांपल। उसके बाद होगा आपका स्टूडेंट रिलेटेड डिटेल। सपोज इसमें क्या होगा, स्टूडेंट का नेम होगा, उसका एड्रेस होगा, पर्सनल डिटेल्स, फोन नंबर होगा, ऐसे जो भी है सारे होगा स्टूडेंट डिटेल्स। उसके बाद इसमें क्या होगा, इसमें सपोज आपका जो सब्जेक्ट्स है, सब्जेक्ट्स एक तो वो सारे सब्जेक्ट का ओनली डिटेल्स है, आईडी होगा,
सब्जेक्ट नेम होगा, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट बाकी सारे सब्जेक्ट के डिटेल्स होगा, कितना ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, बहुत सारे कुछ लाइक। और दूसरी एक टेबल है जिसमें स्टूडेंट प्लस सब्जेक्ट, इसका एक मैपिंग है। इसमें कुछ नहीं है, जस्ट स्टूडेंट आईडी होगा, सब्जेक्ट आईडी, तीनों टेबल है, टेबल नंबर 1 2 3। अच्छा, मेरे को अभी दिखाना क्या है, मेरा क्वेश्चन ये है, जो एक फॉर्म है ड्राइंग में, फॉर्म में आप स्टूडेंट का आईडी दे सकते हो या स्टूडेंट का नाम उसमें विजिबल है, उस स्टूडेंट नाम में आप क्लिक करोगे तो आपका स्टूडेंट का सारे डिटेल्स और उसने सब्जेक्ट क्या लिया है उसके डिटेल्स सारे आएंगे, ठीक है। और एक सपोज और एक भी टेबल है, ये टेबल का नाम है एग्जाम, तो ये करंट एग्जाम या ऐसा एग्जाम रिलेटेड डिटेल्स हो, ठीक है। सिमिलर लाइक दिस, इसका भी आईडी है, बाकी डिटेल्स है, ठीक है। तो ये फोर्थ टेबल हो। अभी आपको दिखाना है स्टूडेंट का नाम, स्टूडेंट का सारे डिटेल्स और उसका सब्जेक्ट किसने क्या लिया है, सब्जेक्ट रिलेटेड डिटेल्स, कितना ड्यूरेशन है और उसके एग्जाम रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जो उसका करंट एग्जाम क्या चल रहा है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल। तो ये डेटा कैसे लेके आऊंगा मैं, एनी आइडिया? सर ज्वाइनिंग करके ला सकते हैं आप। अच्छा, आप बताओ कैसे करेंगे, एक एक करके। मैंने मेरा जो रिक्वायरमेंट पहले कहाँ पे जाऊंगा, क्या करूंगा, कैसे ट्रैवर्स कैसे हाँ करूँ? हम बताते हैं, आपको सारे डिटेल्स चाहिए ना, एग्जाम की भी, स्टूडेंट के एड्रेस का भी एंड स्टूडेंट के सब्जेक्ट का भी ना, सारे डिटेल्स चाहिए आपको। अच्छा, एग्जाम का छोड़ दो, बाकी स्टूडेंट सब्जेक्ट का दो। अच्छा ठीक है। तो नेम जैसे होगा कि सर सिलेक्ट नेम एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट आईडी एंड सिलेक्ट सब्जेक्ट नहीं नेम नहीं, ड्यूरेशन वैसा नहीं, फ्रॉम। वैसा नहीं, वैसा नहीं, क्वेरी लैंग्वेज में मैं उतना डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ अभी। मैं अभी पूछ रहा हूँ, मतलब एक हॉलिस्टिक पिक्चर में कैसे आएगा, मतलब तुम कैसे ट्रैवर्स करोगे, कौन सी टेबल में क्वेरी करोगे, उससे क्या डेटा लेके आओगे, ठीक हाँ कौन सी टेबल में तो जाओगे, देखिए उस हिसाब से अगर, करो। हाँ ठीक है। सर जो स्टूडेंट जहाँ पे सर स्टूडेंट की नेम एड्रेस की जरूरत होगा तो मैं स्टूडेंट आईडी टेबल को मैं हिट करूंगा, उससे मैं नेम एड्रेस एंड फोन नंबर लाऊंगा एंड देन सब्जेक्ट, देन जहाँ पे मुझे सब्जेक्ट की डिटेल्स चाहिए तो सब्जेक्ट की टेबल को हिट करके सब्जेक्ट की जो आईडी है उस आईडी के थ्रू हमको सब्जेक्ट नेम एंड ड्यूरेशन मिल जाएगा। एंड अगर ये जो आपने जॉइन करके जो स्टूडेंट एंड सब्जेक्ट आईडी टेबल बनाए हैं वो और जॉइनिंग एक का बार भी बताओ, मुझ। और एक बार बताओ, और एक बार बताओ, लास्ट लास्ट जो बोला उसने, एक बार बताओ। फर्स्ट हिट होगा स्टूडेंट टेबल में, हाँ सेकेंड हिट कहाँ पे होगा? सब्जेक्ट टेबल में। सेकेंड हिट सब्जेक्ट टेबल में, श्योर? हाँ, देखिए सर जॉइनिंग का जो सिनेरियो मुझे जहाँ तक याद है, हम जो स्टूडेंट टेबल का जो आईडी है एंड सब्जेक्ट टेबल का जो आईडी है, ठीक है, तो ये तो एक यूनिक आईडी है तो इसके थ्रू मुझे ये सारे डिटेल्स मिल जाएगा। अगर आपको सेम एक ही में डेटा चाहिए तो ये जॉइनिंग करना होगा। कैसे ज्वाइनिंग करोगे? सिंपल जॉइन हो जाएगा सर, अभी क्वारी मुझे याद नहीं है सर, क्वेरी डेटाबेस की नहीं, क्वारी। मैं हॉलिस्टिक पिक्चर में बता रहा हूँ। फर्स्ट हिट तुमने स्टूडेंट टेबल में किया है आईडी, हम्म हम्म हम्म, तो आईडी से सेकेंड हिट कहाँ पे करोगे, तुमने बोला सब्जेक्ट टेबल में, ठीक है। हाँ तो हाँ सब्जेक्ट टेबल में तुम हिट करके तुम क्या लाओगे? सब्जेक्ट नेम एंड ड्यूरेशन। सब्जेक्ट तो उसमें सारे पड़ा हुआ है, तो उसमें कैसे पता चलेगा पर्टिकुलर। स्टूडेंट का कौन सी सब्जेक्ट लिया है? सपोज उसमें सीएससी है, ईसीई है, उसमें मैकेनिकल है, सिविल है, सारे सब्जेक्ट डिटेल्स उसमें है। और स्टूडेंट तब टेबल में है सारे स्टूडेंट, सपोज उसमें शांतु का नाम है डिटेल्स है, प्रियंका का नाम डिटेल्स है।
तो मैं ओके ओके सब्जेक्ट में कैसे मैपिंग करूंगा, पता भी कैसे चलेगा। मैं सब्जेक्ट पूरा उठा के लेके आ जाऊंगा तो बहुत सारे डेटा आ गया। अभी मैं कंफ्यूज हो गया हूँ तो कैसे मैपिंग है हाँ दोनों में। सर समझ में आ रहा है प्रियंका? हाँ समझ प्रियंका गया समझ में आ रहा है? प्रियंका यस सर समझ आ रहा है मुझे। मतलब आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया क्या? जो संतु ने हिट किया था सेकंड टेबल को, हाँ हम्म सर, कोई क्योंकि दिक्कत वो कि सर साथ हाँ मिक्स डेटा है और वहाँ पे स्टूडेंट आईडी अवेलेबल नहीं है, इस वजह से हम नहीं? फाइंड करना थोड़ा सा एग्जैक्टली मुश्किल है। एग्जैक्टली। तो फिर और इसका इस वाले सॉल्यूशन, में स्टूडेंट आईडी के थ्रू हम उसकी सारी डिटेल्स निकालना चाहते हैं ना। एग्जैक्टली। तो कैसे उसका वो प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? सर जो आपने थर्ड टेबल बनाया है तो सर स्टूडेंट की आईडी जो है वो एक यूनिक आईडी है, प्राइमरी आईडी एग्जैक्टली। प्राइमरी सर यूनिक आईडी। सेकंड फर्स्ट हिट हम स्टूडेंट आईडी को देके और अगर हम सेकंड हिट स्टूडेंट प्लस सब्जेक्ट को दें तो वेरी गुड, वेरी गुड, दैट्स द आइडिया। तो संतु ने भी वही बोलने का कोशिश किया लास्ट में, तो सही, एकदम सही बोला। सब्जेक्ट आईडी मिल गया बिकॉज इसमें फॉरेन की है, ये हाँ प्राइमरी की फॉरेन था। राइट राइट तो राइट इसमें सब्जेक्ट आईडी मिल गया, अभी इजी हो गया। अभी थर्ड हिट कहाँ पे करेंगे? एग्जाम आईडी से सब्जेक्ट या में, फिर एग्जाम में। सब। सब्जेक्ट सब्जेक्ट, ठीक है। एग्जाम, एग्जाम तो मैपिंग नहीं है इसमें, तो सब्जेक्ट में ठीक है। हाँ राइट राइट तो सर समझ आ गया सर। हाँ ठीक है, तो अभी याद आ गया वो कॉलेज का पार्ट जो भी पुराना टाइम हाँ पे सर किए थे तुम लोग। ठीक है, हाँ तो सर ये बात हुआ सीक्वल क्वेरी का, सर ये सीक्वेंशियल मैं यहाँ क्वेरी पे लैंग्वेज। डेवलपमेंट का कुछ पार्ट नहीं पता, बट मैं मैथमेटिक के थ्रू थोड़ा जाने का ट्राई कर रही थी वहां तक। वही मैं देखो, मैथमेटिक्स सारे साइंस का मतलब वो रानी है, क्वीन है। तो वही सारे जगह पे वही कंडीशन, लॉजिकल वही यूज होगा। मैथमेटिक्स जिसका स्ट्रांग होगा, सारे कंप्यूटर साइंस लैंग्वेज में कहाँ पर भी वो प्रॉब्लम नहीं फेस नहीं करेगा, इवन कि डेटा साइंस में। तो उसी हिसाब से चलो, ठीक है। तो हो गया ना, बोल दिया ना तुम लोग ने। तो मैंने तो बोला नहीं, तुमको आंसर नहीं दिया, तुम नहीं बोला। तो देखो, फर्स्ट हिट इधर हुआ, सेकंड हिट इधर हुआ, थर्ड हिट इधर हुआ, उसके बाद फाइनल तुमके बैकएंड के पास डेटा गया और बैकएंड फाइनली तुमको यूआई में डेटा लेके आएगा। यस ठीक है ना? ये सीक्वेंशियल लैंग्वेज है, क्वेरी लैंग्वेज, जिसमें रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं। कैसा रिलेशनशिप मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय रिलेशनशिप? तो शांतु बताएगा रिलेशनशिप कैसे, इसमें रिलेशन हम सर बोलते हैं ना। ये स्टूडेंट टेबल सब्जेक्ट टेबल के साथ फॉरेन की के थ्रू रिलेटेड है, मतलब करेक्ट। जो हाँ तो उसको हम बोलते हैं पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। आज फादर के साथ सन का रिलेशनशिप समझ में आ रहा है ना, फादर के साथ डॉटर का रिलेशनशिप समझ में आ रहा है। तो ये भी फादर है, ये चाइल्ड है, चाइल्ड है। तो ये रिलेशनशिप है, ठीक है। प्राइमरी की इसका पेरेंट के पास है, फॉरेन की इसका चाइल्ड के पास है। तो ठीक है, समझ में आ गया। तो इसीलिए इसको रिलेशनशिप डेटाबेस बोला जाता है। एंड क्वेरी भी हम करते हैं तो सिक्वेंशियल करते हैं। देखो, फर्स्ट हिट, सेकेंड हिट, थर्ड हिट, आर्बिटरी हम नहीं जा रहे, कोई भी उठा नहीं रहे, जाएंगे तो मिलेगा नहीं, ठीक है ना। तो सिक्वेंशियल ऑर्डर में हम किया है 1 2 3 करके। आज के बाद तुम भूलोगे नहीं ये बात, ये चीज तो, ठीक है। तो अभी आते हैं इसका प्रॉब्लम क्या है। इसमें प्रॉब्लम क्या दिख रहा है, मतलब कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है, मतलब एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कुछ इशू आ रहा है, लग रहा है कुछ इशू है इसमें। क्यों, मतलब सीक्वल से हमको नो सीक्वल में जाना पड़ा, क्यों सारे जगह पे नो सीक्वल का इतना हाइप मचा हुआ है? व्हाट वुड बी द सर रीजन? मुझे जितना लगता है कि सीक्वेंशियल जो डेटाबेस है उसमें आप एक लिमिटेड डेटा ही स्टोर कर सकते हैं, एंड जो एसिंक्रोनस डेटा है उसमें आपको बहुत सारे सुविधाएं आपको देता है, जैसे कि आपको कोई भी लाइक टेबल स्ट्रक्चर में उसको आप उसको एसिंक्रोनस वे में कोई भी डेटा टाइप की डेटा आप उसमें स्टोर कर सकते हैं, अनलिमिटेड डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये पहली बात तो एसिंक्रोनस को बोलो ही मत। एसिंक्रोनस बोलोगे तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आंसर देना, क्योंकि एसिंक्रोनस मतलब जो प्रोसेस से तुम
स्टोर कर रहे हो वो वाला चीज आ गया, ठीक है। तो एसिंक्रोनस से मैं डेटाबेस को भी स्टोर कर सकता हूँ, डेटा सीक्वल को भी, या नो सीक्वल। बट प्रॉब्लम ये हो गया, मतलब मैं बोल रहा हूँ, मतलब मैं स्टूडेंट टेबल में मैं अपडेट करना चाहता हूँ, सब्जेक्ट टेबल में अपडेट करना चाहता हूँ, दोनों में कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो मेरे को एसिंक्रोनसली दोनों में अपडेट कर सकते हैं ना, दोनों पैरेलल फायर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये एसिंक्रोनसली नहीं होगा, पहले ये दोनों होगा उसके बाद ये हो सकता है, ठीक है। इसका डेटा इन दोनों के ऊपर डिपेंडेंस, बराबर। तो एसिंक्रोनसली मैं इन दोनों को भी अपडेट कर सकता हूँ, एसिंक्रोनस कोडिंग लिख के कर सकते हो। एसिंक्रोनस मतलब जो प्रियंका, एसिंक्रोनस मतलब क्या है, हम आगे सर जाके जो जानेंगे इसमें। आपस में सिंक ना हो एक तरह से ना, मतलब जिसका कोई हम्म रिलेशन ना हो आपस से। मतलब आपने पहला क्वेरी फायर कर दिया, दूसरी क्वेरी भी साथ में फायर कर दिया, दोनों का कुछ आपको मतलब ही नहीं है कौन सा पहले जाएगा कौन सा सेकंड में जाएगा, दोनों साथ में भी जा सकते हैं, मतलब मल्टी थ्रेडिंग एप्लीकेशन में ज्यादा से ज्यादा एसिंक्रोनसली अपडेट होता है। तो 2 थ्रेड यस रन सर। करके एक साथ 2 थ्रेड जाएगा, बराबर, एकदम सही बोला। तो एसिंक्रोनस को हटाओ पहले, एसिंक्रोनस इज नॉट द राइट वे। एंड स्टोरेज, सेकंड पॉइंट स्टोरेज, शांतनु ने बताया, तो स्टोरेज भी नहीं है, क्योंकि डेटाबेस में भी स्टोरेज हम परचेज करके उसको सेम है, नो सीक्वल सीक्वल का दोनों का डेटाबेस हम क्लाउड में स्टोर करते हैं। तो क्लाउड में डेटा खरीद के, स्टोरेज खरीद के हम कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अभी डेटा स्टोरेज का इतना इशू नहीं है, मतलब अभी आज के दिन पे स्टोरेज का इतना इशू नहीं। दूसरी इशू कुछ और है, बड़ा इशू है, स्टोरेज से भी बड़ा इशू। वो क्या लग रहा है आपको, पूरा आइडिया करके बताओ। देखो, एक हिट हुआ, सेकंड हिट हुआ, थर्ड हिट हुआ, उसके बाद इन सारे डिटेल्स को ने बैकएंड के पास आया, और उसके तो बाद हमने जैसे उसको मर्ज किया। सर जैसे कि हम लोग को दोनों टेबल की डेटा के फेच करने के लिए एक दूसरा टेबल को मुझे लाइक क्रिएट करना पड़ा। अगर आप कोई भी नो सीक्वल डेटाबेस से कोई भी डेटा फेच करेंगे तो आप कोई भी डेटा यूजिंग दैट प्राइमरी की आप उसको फेच कर सकते हैं। ये एक मुझे लग रहा है ये आपका सिनेरियो देख के। और एक बार बताओ, और एक बार बताओ, ये चीज थोड़ा सा साइड से जा रहे हो, मतलब एकदम सही, मतलब डायरेक्शन सही है, बट थोड़ा साइड से जा रहे हो, मतलब बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है, बोलो और एक बार, बोलो हाँ, और एक बार मैं ट्राई बता करो। रहा हूँ कि जो लाइक आपने जो डिजाइन ड्रॉ किया है इसमें मुझे स्टूडेंट टेबल का डेटा एंड सब्जेक्ट टेबल का डेटा में से एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की डिटेल्स निकलने के लिए मुझे एक थर्ड टेबल को ड्रॉ करना पड़ा। उसमें फॉरेन की के थ्रू उसमें करना पड़ा, ठीक है। और अगर मैं कोई भी नो सीक्वल डेटाबेस से मैं फेच करूँ तो उसमें क्या है कि सर उसमें तो कोई टेबल स्ट्रक्चर होता नहीं है। तो हम्म, उसमें आपको अगर आपका जो स्टूडेंट का जो आईडी है वो आईडी से आपको कहीं भी कोई भी डिटेल्स जो भी है उसको आप फेच कर सकते हैं, जो बराबर। प्राइमरी तो की है। हम्म, बराबर, तो उससे क्या फायदा होगा। उससे आपको टाइम टाइम सेविंग होगा। यही मैं जानना चाहता था, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मेन इश्यूज है, परफॉर्मेंस सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सारे एप्लीकेशंस का, सारे दुनिया में अभी एक ही प्रॉब्लम चल रहा है, परफॉर्मेंस, नेटवर्क इश्यूज। कितना हिट हुआ, एक हिट हुआ, दो हिट हुआ, थर्ड हिट हुआ, जो उसने बोला, संतु ने, ये स्टूडेंट सब्जेक्ट में एक अलग सा टेबल बनाने का कोशिश किया, इसमें मैपिंग करने के लिए, वो नोसीक्वल में जरूरत नहीं है, एक ही डेटा स्ट्रक्चर में सारे डेटा रहेगा। तो वह हम बाद में जानेंगे, पहले ये चीज पता चला, एक हिट में डेटा नहीं आ रहा है, 3 हिट चाहिए डेटाबेस को हिट करने के लिए और डेटा लाने, एक एक हिट कीमती है, ठीक है, नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंट है। अभी आगे जाके नेटवर्क ड्रॉप हुआ, कोई दोनों में एक, फर्स्ट हिट हो चुका है, दो हिट में कोई भी नेटवर्क ड्रॉप हो गया तो हमारा डेटा नहीं आएगा, ठीक है, एक इश्यूज। सेकेंड इश्यूज, 3 हिट में टाइम लग रहा है, तीनों में T1 T2 T3 एडिशन करके जो होगा वो टाइम लग रहा है। तो अभी सपोज एक डेटाबेस में जाने हिट करने के लिए 2 सेकेंड लगता है, तो 2 2 2 6 सेकेंड्स लगता है, जहाँ पे NoSQL में
सारे डेटा ऐसी तरीके से स्टोर रहते हैं, ये मैं बताऊंगा। तो एक हिट में आ जाएगा, तो इसमें 2 सेकंड में आ जाएगा, इसमें 6 सेकंड लगेगा, मिनिमम 6 सेकंड। ठीक है, तो उससे भी ज्यादा हो सकता है नेटवर्क के डिले के ऊपर, रिस्पॉन्स के। ठीक है, पता चल गया। अच्छा, तो प्रियंका, इशू समझ में आ गया और सॉल्यूशन भी पता चला, क्या क्या यस सर, फायदा है समझ में आ गया। तो सीक्वल। हाँ सर। हाँ, यस सर। अच्छा, ये चीज नहीं भूलोगे कभी। ठीक है, तो नो सीक्वल में बेनिफिट्स की तरह डिसएडवांटेज भी, सीक्वल में एडवांटेज भी, वो मैं बाद में बताऊँ। ये जो थर्ड टेबल यूज किया, इसके एडवांटेज भी सीक्वल। तो बट वो मतलब ये डिपेंड करता है। अभी NoSQL अच्छा है, परफॉर्मेंस कम लगता है, इसका मतलब ये नहीं है सारे एप्लीकेशन में NoSQL यूज करो। डिपेंड करता है रिक्वायरमेंट क्या है, रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड करके मैं NoSQL या SQL के ऊपर डिसाइड करूँ। तो एडवांटेज दोनों में है, डिसएडवांटेज भी दोनों में। तो अभी जाते हैं एक चीज, पहला चीज देखने के लिए, जो NoSQL का स्ट्रक्चर क्या होता है। हमको ये समझ में आ गया, अभी NoSQL का स्ट्रक्चर देखते हैं। NoSQL में सारे मतलब जो भी डेटा है ना, वो तुम्हारा रहता है एक जेसन स्ट्रक्चर। जेसन मतलब ये एक XML जैसे स्ट्रक्चर है, एक थोड़ा सा आसान है, मतलब उतना डिफिकल्ट नहीं है, रीड करने में डिफिकल्ट नहीं है। देखो, एक सेकेंड ब्रैकेट से शुरू होगा, मैं ये हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा आइडिया मिल जाएगा अभी, बाद में जाके जब डिस्कस करेंगे तब तक तुम्हारा मेमोरी में ये बैठ जाएगा। तो स्टूडेंट आईडी है, जो स्टूडेंट आईडी इसमें था, स्टूडेंट का डिटेल्स पूरा इसमें आएगा। उसके अंदर एक सब्जेक्ट का सब ऑब्जेक्ट रहेगा, इसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट। कैसा? एक ये पूरा एक ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ब्रैकेट से सेकेंड ब्रैकेट। उसके बाद अंदर में छोटा सा एक ऑब्जेक्ट है, सब ऑब्जेक्ट। वैसा एग्जाम का भी रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट में क्या रहेगा, सपोज तुमने इसी ने पास किया है, तो इसी ने लेके पढ़ रहे हो तो इसी ही रहेगा। CS रहेगा तो CS, पास आउट ईयर या ड्यूरेशन, कौन सी सेमेस्टर, ये मतलब चलता है, ये सारे डिटेल्स जस्ट फॉर एग्जांपल रहेगा। एग्जाम में भी वैसे एग्जाम का डिटेल्स रहेगा, जो तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है वो ही, ना सारे का। ठीक है, सारे का नहीं है इसमें, जस्ट तुम्हारे लिए सारे इंफॉर्मेशन तुम्हारे लिए है इसमें। तो क्या होगा, ऐसा तो तुम्हारा है, दूसरी कोई स्टूडेंट का है, थर्ड स्टूडेंट का है, ऐसे 1 2 3 स्टूडेंट का है। ठीक है, तो मैं जब फिट करूंगा ना स्टूडेंट आईडी लेके, ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ उठ के आ जाएगा, क्योंकि मैं ये आईडी को मैच करके फेच करूंगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? यस सर। ओके, तो इसमें तो फास्ट हो रहा है डेटा, क्योंकि सारे डेटा एक साथ आ रहा है। उसके बाद मैं जस्ट मैनिपुलेट करके इसको निकाल लूंगा, कौन सी सब्जेक्ट है, ये है उसको, जैसे फ्रंट एंड मांगता है वैसे से मैं सजा के उसको दिखा दूंगा UI पे। मेरे को 3 टेबल का हिट करने का जरूरत ही नहीं पड़ा। ओके, बट इसमें भी इश्यूज लग रहा है या नहीं लग रहा है? ये इसमें इश्यूज है, ये एक टेबल, ये एक इसको, अच्छा, इसको टेबल नहीं बोलते, इसको कलेक्शन बोलते हैं। और ये कलेक्शन के लिए एक ऑब्जेक्ट है, और ये जितने भी मतलब ऑब्जेक्ट है, ये सारे को लेके एक कलेक्शन बनाएंगे, स्टूडेंट कलेक्शन ऐसे करके। तो ये NoSQL का फॉर्मेट है। ठीक है, फॉर्मेट जेसन स्ट्रक्चर होगा, और टाइप है इसका ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट्स। तो इसमें कुछ डाउट है क्या, बताओ प्रियंका, बताओ। नो सर। नो सर। नो सर, तो ओके। ये फॉर्मेट मतलब ये एक JSON स्ट्रक्चर, हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स में फॉलो करना होगा। एंड ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी चीज से हमें कोई आउटपुट मिल रहा है, मींस जैसे स्टूडेंट आईडी सारे ऑब्जेक्ट्स में काउंट हो रहे हैं। सर अब हाँ ऑब्जेक्ट वाला मुझे हाँ हाँ, एग्जैक्टली, मैं समझ गया ऑब्जेक्ट वाला तुमने प्रॉब्लम होगा, मेरे को पता था, मैं इसलिए तुमको ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट मतलब, पहले बात है, मेरा एक वेरिएबल है डेटाबेस, मतलब तुम्हारा एप्लीकेशन में नोड जेएस हो, जावा हो, सी हो, सी नहीं है, जो কোনো ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज पाइथन हो, तो उसमें एक वेरिएबल नाम दिया मैंने स्टूडेंट।
और सारे डेटा उसमें मैं स्टोर करूंगा डेटाबेस में। तो ये जो सेकंड ब्रैकेट खत्म होता है कर्ली ब्रेस और ये कर्ली ब्रेस के बीच में जितना भी डेटा है ना वो सारे स्टूडेंट रिलेटेड डेटा है, मानते Yes, हो sir. ये? ओके, तो ये सारे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो गए। अच्छा, इसके अंदर सारे जो ये छोटा सा पार्ट है सब पार्ट और ये छोटा पार्ट है, ये दोनों इंडिविजुअल सब्जेक्ट और इंडिविजुअल एग्जाम के लिए है, ये स्टूडेंट के रिलेटेड। तो ये दोनों को मैं सपोज मैं सब्जेक्ट एक वेरिएबल लेकर स्टोर करूँ बैकएंड साइड, बैकएंड। हम्म। तो ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तब होगा, अभी नहीं है। मैं जस्ट बैकएंड की तरफ से मैं बता रहा हूँ। बैकएंड में जावा हो, जावास्क्रिप्ट हो, जब मैं इस सब्जेक्ट को लेके मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा, एक्सट्रैक्ट करके मैं स्टोर करूंगा, तब ये ऐसे ऑब्जेक्ट ट्रीट होगा। सिमिलर काइंड ऑफ थिंग्स फॉर एग्जाम। एग्जाम एक वेरिएबल होगा, उसमें मैं ये डेटा एक्सट्रैक्ट करके उसमें स्टोर करूंगा, तो एग्जाम एक ऑब्जेक्ट। बाकी मैं तो स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट लेना ही पड़ेगा वेरिएबल को, वेरिएबल नहीं तो स्टूडेंट का तो डेटा मिलेगा नहीं, स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट हो ही गया। तो ऑब्जेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो हो गया आपका बैकएंड की तरफ से, ना कि डेटाबेस की तरफ से। डेटाबेस में ये सारे कलेक्शन आइटम, कलेक्शन कलेक्शन नो एसक्यूएल में इसको कलेक्शन बोलते हैं ना, जैसे कि डेटा एसक्यूएल में उसको डेटा डेटा जैसे स्टोर टेबल स्ट्रक्चर में स्टोर होता है, और नो एसक्यूएल में उसको कलेक्शन के स्ट्रक्चर पे स्टोर होता है ना। एग्जैक्टली, ठीक है। तो अभी तो ये पता चल गया सारे कुछ, बट अभी ये बताओ ये नोस्क्यूएल में तो फायदा हमने देख लिया, फायदा प्रॉब्लम क्या है इसमें? हमको मैंने बोला जो कभी कभी हमको सीक्वल में जाना पड़ेगा, तो नोस्क्यूएल में इतना फायदा है तो मैं सारी जगह पे नोस्क्यूएल यूज करूँ, क्यों मैं सीक्वल यूज करूँ? कॉस्टिंग कॉस्टिंग शायद कम होगा एसक्यूएल में। एसक्यूएल में कॉस्टिंग कम होगा, ये एक बात तो सही बोला, बट और क्या है, क्योंकि कलेक्शन बहुत बड़ा होता है। कलेक्शन क्यों बड़ा होता है उससे ही तुमको पता चलेगा। मतलब ये सपोज ये स्टोर करने में मेरे को बहुत ज्यादा जाएगा, मतलब एरिया लगेगा। कोड कोड ज्यादा लिखना पड़ेगा। कोड मतलब जैसे कि बैकएंड साइड में? अगर आप हाँ, जैसे कि अगर आपको ये डेटा स्टोर करना है तो आपको बहुत सारे कोड लिखना पड़ेगा, जो लाइक जो एसक्यूएल में क्या होता है कि आप एक सपोज टेबल एक बार बना दिया है तो उसका डेटा आप सेम टाइप ऑफ उसमें बना सकते हैं, जैसे मैंने पहले करा था अभी भूल गया। ये जो आपका एक दूसरा एक फॉर्मेट है जेसन फॉर्मेट, उसमें आपको कोड स्टोर करना पड़ रहा है कोडिंग लिख के। अच्छा, प्रियंका के पास में इससे मतलब कुछ पता चल रहा है, देख के कुछ लग रहा है जो मतलब कुछ इशू आ सकते हैं। तो ये डेटा को लेके कोड डेटा को लेके सपोज ये आज प्रियंका है, अभी ये संतु है, दोनों ने कंप्यूटर साइंस का सेम ईयर में पास आउट है, सपोज सेम सेमेस्टर चल रहा है, ये तो फिर मेरे को सारे डेटा सेम ही होगा, सब्जेक्ट का नाम चेंज होगा, एग्जाम भी सेम होगा, सब्जेक्ट एग्जाम सब सारे सारे सेम होगा, नाम एड्रेस फोन नंबर ये चेंज होगा, पर्सनल डिटेल्स बराबर। तो क्या लग रहा है, मैं जो हिंट्स दे रहा हूँ उससे क्या लग रहा है, मतलब क्या इशू हो सकता है? ये डेटा तो डेटा कॉन्फ्लिक्ट कर सकते सब्जेक्ट, हैं। हाँ, जो सब्जेक्ट और ये सारी चीजें जो सेम है उसके लिए स्टोरेज ज्यादा यूज हो सकता है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उसको हम डीबीएमएस में क्या बोलते हैं? रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी। रिडंडेंट डेटा का नाम तो सुना ही होगा डीबीएमएस में। तो ये डेटा रिडंडेंसी हो गया, क्योंकि सपोज दो सब्जेक्ट सेम है, इसी सीक्वल में वैसा नहीं है। इसी सीक्वल में क्या होगा, सब्जेक्ट एक ही जगह पे एक ही सब्जेक्ट एक बार ही अप्लाई होगा, स्टूडेंट आईडी या सब्जेक्ट आईडी को देके मैं मैप कराऊंगा, रो इसमें ज्यादा होगा मैपिंग का। तो सीक्वल में सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट का डिटेल्स एक ही जगह पे एक बार ही होगा,
स्टूडेंट का भी सेम है, पर्सनल डिटेल्स रिपीट नहीं होगा, क्योंकि इसका प्राइमरी की सब्जेक्ट आईडी है, इसका प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी है। मैपिंग में भी स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट आईडी का जस्ट 2 डेटा रहेगा, बाकी कुछ नहीं। तो हम इसमें देखा सेम डेटा बार बार रिपीट होते जा रहा है, जितना भी स्टूडेंट होगा वो सारे का रिपीट होते जाएगा, बराबर। तो ये रिडंडेंट है, तो डेटा की स्टोरेज भी ज्यादा है। तो NoSQL नेटवर्क परफॉर्मेंस तो फास्ट दे रहा है, बट डेटा स्टोरेज में बहुत ज्यादा एरिया ले रहे हैं, स्टोरेज ले रहे हैं। तो इसीलिए इसको हम यूज करना है तो सोच समझ के, रिक्वायरमेंट समझ के तभी करना पड़ेगा, नहीं तो SQL में जाना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो आगे आइडिया हो गया SQL NoSQL के बारे में। फिर हम चले जाते हैं रेडिस कैश। अच्छा, ये जो तुम्हारा स्टूडेंट डेटाबेस जो हिट हो रहा है ना, इसका जो ये सारे हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, क्योंकि डेटा इतना ज्यादा है तो हम इसको SSD में स्टोर नहीं करते, क्योंकि SSD का कॉस्ट हाई है, मैंने बोल दिया। तो हार्ड डिस्क में स्टोर करेंगे, हार्ड डिस्क का कॉस्ट कम है, ज्यादा स्टोरेज चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यूज कर सकते तो हैं। लेकिन हार्ड डिस्क में अगर हम स्टोर करें तो डेटा लॉस होने के चांसेस ज्यादा है ना, क्योंकि अगर वो मीन्स किसी सिचुएशन बोलो। पे अगर वो मतलब जैसे हम हार्ड डिस्क में अगर हम कोई चीज स्टोर कर रहे हैं तो वहाँ पे डेटा लॉस के चांसेस ज्यादा है ना, इसीलिए मुझे लगता है अभी सारी चीजें क्लाउड पे मूव कर रहे हैं। क्लाउड में मूव किया, क्लाउड में भी वही लोकेशन डेटा सेंटर होगा। क्लाउड मतलब क्या, बादल में तो नहीं क्लाउड तो कोई डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर में कोई स्टोरेज तो होगा। तो वो लोग कैसे करेंगे, वो तो हार्ड डिस्क यूज करेगा फाइनली। नाम क्लाउड दिया है, बट फाइनली समझ तो गई तुम सर। हार्ड डिस्क में स्टोर कर दो। हम्म। आसमान में जो बादल दिखते हैं उसमें तो नहीं तो हार्ड डिस्क सर फाइनली उसमें हार्ड डिस्क में क्लाउड में स्टोर। अगर हम स्टोर करेंगे तो उसमें हम दूसरे रीजियन वगैरह में भी इसका हाँ हाँ, कॉपी बना रुको के रुको रख रुको रुको सकते रुको हैं। रुको 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 रुको। तुम ज्यादा जा रहे हो उसमें, मैं नहीं डायरेक्शन में नहीं जा रहा हूँ। मैं क्लाउड का डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो थोड़ा ऊपर से चला जाएगा। तो डेटा सेंटर के बारे में नहीं बता रहा हूँ, बट संतु ने सही बोला, सही कहा। लॉस होने का तुमने जो बोला, लॉस नहीं होता है इतना ज्यादा, क्योंकि डेटा सेंटर 2-3 होगा तो एक डाउन हो गया तो 2-3 में कॉपी हो जाता है उसका, शैडो कॉपी। तो उसमें हम्म। लॉस बहुत कम चांस है, सारे डेटा सेंटर एक साथ जुड़ गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है। तो उसने सही बोला, बट मैं उसी डायरेक्शन पे नहीं जा रहा हूँ। मैं तुमको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम लोगों को मैं इतना बता रहा हूँ। जो सपोज हार्ड डिस्क से डेटा रिट्रीवल फ्लो है, मेरा मशीन पे भी, या ज्यादा हाई एंड मशीन पे जो लोग यूज करते हैं, वो लोग ऑपरेटिंग सिस्टम का जितना जरूरत है उतना SSD में लगाते हैं। बाकी जितना मेमोरी चाहिए, 3 TB 4 TB, तो वो 3 TB 4 TB वो सारे कुछ HDD हार्ड डिस्क में स्टोर करते हैं, क्योंकि पैसा कम लगेगा। नहीं तो SSD का खरीदने जाएगा तो बहुत ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो OS को मैं बूटअप करने के लिए, फास्ट बूटअप के लिए, प्रोग्राम जहाँ पे फाइल्स रहता है उसको फास्ट बूटअप करने के लिए SSD यूज होता है। तो जस्ट उतना ही मेरे को चाहिए जितना OS का चाहिए। तो अभी ये समझ गया, सिक्वल हो या नो सिक्वल हो, हार्ड डिस्क में स्टोर होता है, ना कि SSD, ठीक है। अच्छा, फिर नेटवर्क में जो डेटा है उसको स्टोर करके उसको डेटा लाने में टाइम लगेगा, ठीक है। तो अ, मतलब ज्यादा से ज्यादा जब तुम्हारा बहुत सारे एप्लीकेशन में सेम डेटा बार बार चाहिए होता है, फ्रिक्वेंटली। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ तुमको। इंटरनेट ऑफ थिंग्स नाम सुना है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यस सर IoT। IoT। IoT, तो IoT में मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। हम जब IoT प्रोजेक्ट में थे तो IoT में क्या होता था, IoT में तुम्हारा AC, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, सारे कुछ मोबाइल से कनेक्टेड रहता था। मोबाइल से डिवाइस को कमेंट जाते हैं, वो कमेंट से ऊपर वो अपना जो भी डेटा है उस शेड्यूल करते हैं। सपोज AC का पावर, कौन सी टेम्परेचर सेट करना है, माइक्रोवेव का हीट टेम्परेचर,
और वॉशिंग मशीन का कौन सी साइकिल यूज करना है, ये ऐसा। ठीक है, तो जो कमेंट जाते हैं ना, वो कमेंट तो सेम ही होगा ना। मैं 27 डिग्री या जो भी चाहिए वो मैं को ड्राई वॉश करना है या कुछ वॉश करना है, तो वो सेम ही होगा। सेम कमेंट बार बार जा रहा है, हम्म सेम डिवाइस को भी जा रहा है। तो ये सेम डेटा जब बार बार जा रहा है, तो उसको मैं बार बार और एक दिन में बहुत ज्यादा बार फ्रीक्वेंसी अभी जा रहा है, तो उसको मैं डेटाबेस से इतनी बार फेच करूंगा, तो नेटवर्क कितना इम्पैक्ट हो जाएगा, स्लो होगा सर, डाउन हो जाएगा। स्लो होगा, डाउन हो जाएगा। बराबर। अभी कितने यूजर्स है सारी दुनिया में, सपोज एक व्हर्लपूल का 1 लाख 1 मिलियन 2 मिलियन का लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो उसी हिसाब से देखेंगे तो हमको वो सिक्वेल हो या नो सिक्वेल हो, कोई भी फिजिबल नहीं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मेरे को कोई कैशिंग यूज करना पड़ेगा। लोकल कैश नहीं, सर्वर में कैशिंग स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि सर्वर में डेटा हम स्टोर नहीं करेंगे, क्योंकि वो भी एक बात हो गया। सर्वर में डेटा स्टोर करेंगे तो एक सर्वर में डेटा नहीं रहता है, 2-3 सर्वर में रहता है, तो मुश्किल हो जाएगा मैनेजमेंट में। तो हम क्या करते हैं, रेडिस या एरोस्पाइक कंपनी है, उनसे एसएसडी खरीदते हैं। उनका एक एल्गोरिदम रहता है, हैशिंग एल्गोरिदम। तो उस हिसाब से हम स्टोर करते हैं डेटा को, और उसे फेच करके आते लेके आते हैं उसमें विथ हैश। हैशिंग शायद तुमको डिफिकल्ट लग रहा होगा, हैशिंग क्या है, तो टेंशन मत लो, वो थोड़ा एल्गोरिदम जैसा है। ठीक है, वो बाद में हम देख लेंगे, रेडिस जब सीखेंगे तब हम देख लेंगे। तो वो इतना सोचो, जो एक कैश से डेटा लेके आ रहा है एसएसडी से, फास्ट होगा, बार बार रिट्रीवल के लिए वो इजी पड़ेगा। तो फास्ट एक्सेस ऑफ डेटा, फास्ट लोडिंग, बेटर एप्लीकेशन परफॉर्मेंस, इसके लिए हम रेडिस कैश और एरोस्पेक कैश और जो भी कैश है, अभी बहुत सारे कैश है, तो मेम कैश गूगल का सारे यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इन मेमोरी कैश का। क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में ये सारे कुछ। ठीक है, तो कोई डाउट है इसमें सर इन कैशिंग का? मेमोरी कैसे का मुझे क्लियर नहीं हुआ है। जैसे आपने बताया कि जो सर्वर है, सर्वर से हम डेटा नहीं फेच कर सकते, लाइक अगर फ्रीक्वेंटली डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं तो रेडियस जो प्रोवाइड करते हैं, जो एसएसडी प्रोवाइड, वो क्या काइंड ऑफ कैशे है, कैशे मेमोरी है? कैशे मेमोरी है, वो रैम है, एसएसडी। वो मतलब ये बात हो गया, उसने जो कैशिंग का जो लॉजिक है, वो एल्गोरिथम यूज करके रखा है उनके सिस्टम पे। तो जब डेटा फेच होगा, डेटा जब तुमने हिट करोगे, तो जो हैश एल्गोरिथम हम यूज करते हैं, तो वो हम्म। हैशिंग से डेटा रिट्रीवल होगा इन डिटेल। अच्छा, तो इस इसका हाँ, बताइए बताइए। जैसे हैश मैप होता है तुम्हारा। हैश का सर आइडिया नहीं है। अच्छा, ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मतलब मैप का पता है, लिस्ट मैप, लिस्ट, लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट हो गया, एरे हो गया। हम्म। तो यस ऐसा यस। मैप, वैसा हैश मैप भी एक पार्ट है। ठीक है, तो मैप जैसे उसका की। अच्छा, प्रियंका है ना? हाँ हाँ, यस सर। प्रियंका है। हाँ, तो मतलब तुमको सुनाई दे रहा है क्लियरली? तो मैप, हैश मैप में एरे, लिस्ट ऐसे ही एक डेटा स्टोरेज है, कंटेनर। तो उसमें हम डेटा स्टोर करने के टाइम पे हैशिंग यूज करते हैं, उसका नाम हैशिंग है। तो हम बाद में देख लेंगे हैशिंग क्या है। तो हैशिंग एक लॉजिक है जिससे डेटा जल्दी फास्ट फेच होगा। उसका भी एडवांटेज डिसएडवांटेज बहुत कुछ है। तो बट इतना याद रखो, इन मेमोरी कैश जब तुम्हारा मेमोरी में जैसे रिट्रीवल होता था, वैसा ही लॉजिक एक नेटवर्क सर्वर में से रिट्रीव हो रहा है, फास्ट। कोई और ऑप्शन नहीं है हमारे पास यूज करने का, अदर देन दिस कैश। फास्ट रिट्रीवल का और दूसरी ऑप्शन नहीं। स्पेशली सपोज उबर में हो गया, सिस्टम डिजाइन जब करते हो, तो उसमें सारे कुछ में बहुत ज्यादा, मतलब एक यूजर का डिटेल्स, सपोज यूजर का नहीं, कोई एक सेम रिपीटिंग थिंग्स, मतलब सेम, जैसे मैंने आईओटी का एग्जांपल दिया, वो आईओटी का एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ, सेम कमेंट बार बार फायर हो रहा है। तो जो डिवाइस आईडी है, डिवाइस में जो डेटा जा रहा है,
और सारे कुछ हम इन मेमोरी कैश में स्टोर करते हैं क्योंकि वो सेम डेटा है, हम चेंज नहीं करते हैं, कभी तो चेंज नहीं इन होगा। मेमोरी कैश का जो डिवाइस है, जो आपने रैम की बात बताई, ये क्या सर्वर पे इंस्टॉल होता है? रेडिस सर्वर में, एरोस्पेक सर्वर में ये लोग यूज करते हैं। अच्छा, ये आप एपीआई के थ्रू रेडिस सर्वर में कनेक्ट करते हैं ना? एग्जैक्टली उनका एपीआई एक्सपोज होगा, वही एक्सपोज एपीआई पासवर्ड यूजर नेम प्रॉपर होगा, तो हम उसको तो इसका प्रैक्टिकल करवाएंगे ना सर? हाँ इसमें होगा ना। ठीक है सर। तो अभी देखो फ्रंट एंड, अभी ये सारे कुछ हो गए, अभी सारे कुछ तुमको पता चल गया, ठीक है डे वन में। अभी ये सारे कुछ क्या हो रहा है, मतलब तुम्हारा एक इनिशियल बैकग्राउंड क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अच्छा लग रहा है प्रियंका, एकदम यस सर। मतलब कोडिंग डर नहीं लग रहा है ना कोडिंग का? अभी सर कोडिंग की स्टार्टिंग नहीं हुई, जब आएगी तब डर लगेगा अरे डेफिनेटली। नहीं डरो मत, अभी बहुत कुछ सीख चुके हो, इस ये सीख गया तो सारे कुछ इसके ऊपर ही होगा, ठीक है। अभी फ्रंट एंड आया, फ्रंट एंड में तो पता हो गया HTML CSS जावास्क्रिप्ट तीनों लैंग्वेज है जो हम बेसिक्स मानते हैं। उसके बाद जावास्क्रिप्ट में हम फ्रेमवर्क सीखेंगे। फ्रेमवर्क में ऐसा देखो, जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड के लिए तीनों टाइप का फ्रेमवर्क लिखा हूं मैं, और भी टाइप का होता है, ठीक है। ये तीनों फेमस है, उसमें रिएक्ट सबसे ज्यादा फेमस होता है अभी, ये हम सीखेंगे। उसके बाद बैकएंड में ये सारे होता है, जावा होता है, नोडजेस, एसपी.NET, PHP, रूबी, पाइथन। तो इसमें हम नोडजेस को यूज करें, ठीक है। डेटा बिजनेस लॉजिक, डेटा फेचिंग, सब कुछ ये बैकएंड में। अच्छा, डेटाबेस के बारे में तो पता चल गया। डेटाबेस में NoSQL का दो एग्जांपल है, कलेक्शन, मोंगोडीबी, काउस्टिक। अच्छा, सीक्वल ये भी पता चल गया, ये क्या हो, इसमें तीन टाइप का मैंने नाम लिखा है, सिक्वेलाइट, ओरेकल, माइस्क्ल। देखो नॉर्मली फुल स्टैक छोड़ के भी कभी इंटरव्यू में कभी क्वेश्चन आया, मोबाइल में तुमने काम किया, मोबाइल एम्बेडेड सिस्टम में काम किया, या क्वेश्चन आया एम्बेडेड सिस्टम में क्या डेटाबेस यूज होता है, इसके एसक्यूएलाइट। लाइट। याद रखना ये छोड़ के कुछ नहीं होता है, ठीक है, कोई भी, ठीक है। एम्बेडेड सिस्टम में, मोबाइल एक एम्बेडेड सिस्टम है। सपोज जस्ट मैं बता रहा हूँ तुमको, हमने एक मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लिए काम किया था। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में एप्पल वॉच का जैसे एप्पल वॉच रहते थे, उनका भी वॉच जैसे रहते थे। यस। तो उसमें सारे मैप लोड होता था आर्मी को, और वो आर्मी सिचुएशन चेंज, कमांड, सारे कुछ, मतलब सब कुछ ये डेटाबेस उसमें स्टोर होता था। वो डेटाबेस होगा एसक्यूएलाइट, सबसे लाइट डेटाबेस, बट फंक्शनलिटी, मोस्ट ऑफ द फंक्शनलिटी तुमको मिल जाएगा इसमें। अच्छा सीक्वल डिफरेंस को समझ गए, सीक्वल नो सीक्वल का, ओके। नो सीक्वल का दो एग्जांपल है, मोंगोडीबी, काउचडीबी। मोंगोडीबी सबसे पॉपुलर है, मोंगोडीबी हमसे, ठीक है। और तो ये ओके, मोंगोडीबी और कॉसडीबी ये दोनों सर्वर है जहाँ पे हम डेटा सेव करते हैं, फेमस हाँ सर्वर है हाँ क्या जी, ये? हाँ जी, हाँ जी, सेवन, ठीक है। मतलब एक सीखोगे तो दूसरा भी सीख जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ ये सिंटेक्स वगैरह केवल जैसे इसका भी डिफरेंस डेटा है। डेटा को स्टोर करने के लिए ही बनाए गए हैं स्पेसिफिकली। बराबर, बराबर एकदम, ये सारे डेटा स्टोर करने के लिए ही बना है। पैटर्न अलग है नो सीक्वल का, सीक्वल का, बस इतना ही। अच्छा, इसका बाद में मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ, मिडिलवेयर। मिडिलवेयर को हम काफी इग्नोर मार देते हैं, बट इग्नोर मारना नहीं चाहिए, ये पार्ट ऑफ नोड.जेएस है, ओके फाइन, बट स्टिल वी शुड नो व्हाट इज मिडिलवेयर। हम सीखेंगे नोड.जेएस में जाके, एक्सप्रेस.जेएस में जाके। तो ये है एक ब्रिज, बैकएंड से डेटा जब लाते हैं स्टोरेज से, तब हमको कुछ फ्रेमवर्क यूज करना पड़ेगा, तो हम इजीली डेटा को लेके आ सकते हैं विदाउट नोइंग सो मच कॉम्प्लेक्स कोडिंग। कॉम्प्लेक्स कोडिंग ना जान के भी हम लेके आ सकते हैं, तो उसके लिए हम फ्रेमवर्क यूज करेंगे, एक्सप्रेस.जेएस एंड मोंगोस, पार्ट ऑफ मिडलवेयर। ये एक ब्रिज है, जिस ब्रिज से तुम डेटा लेके आओगे।
समझ लो, डेटाबेस से डेटा एक ब्रिज के थ्रू लेके आ रहे हैं। तो ये ब्रिज नहीं रहेगा तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इन डिटेल लिखना पड़ेगा, फ्रेमवर्क यूज नहीं करोगे तो फ्रेमवर्क यूज करोगे तो इजी पड़ जाएगा उसमें। सारी जगह पे एक्सप्रेस.js और मंगूस यूज होता है। तो सारे में फुल स्टैक का जो डिटेल्स हमने बताया, ये सारे कुछ ऑलमोस्ट क्लियर है। यस सर। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी हम 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं। आफ्टर 10 मिनट्स हम लौटते हैं फिर, ठीक है? ओके अभी थोड़ा फ्रेश हो लो, फ्रेश हो जाओ, उसके बाद फिर हम बैठते हैं। 11:10 में ना, अभी 11 बज गया। 11:02 हो गया, तो 11:12 के आसपास बैठेंगे। ठीक है सर, ठीक है, ओके। हेलो सर। एक चीज मैं बता देता हूँ, ये जो है, ये फ्रंट एंड जो पार्ट है, ये रिसेट करता है। आपको पूछा जा सकता है ऐसे बेसिक्स, सर्वर मतलब कौन सी सर्वर, सारे कुछ सर्वर में स्टोर होता है, दैट इज सर्वर। और बैकएंड कहाँ स्टोर होता है? पहली बात तो बैकएंड यूज होता है बिजनेस लॉजिक एंड डेटाबेस कनेक्टिविटी। सर आपका आवाज कट हो रहा है। सर योर वॉइस इज ब्रेकिंग। हेलो, अभी आवाज सही आ रहा है? हाँ जी यस सर। सर। ओके। अच्छा, ये ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फ्रंट एंड कहाँ पे स्टोर होता है सर्वर में, मतलब कौन सी सर्वर, तो और बैकएंड भी कौन सी सर्वर, ठीक है? तो बैकएंड इतना पता चल गया, फ्रंट एंड यूआई रिलेटेड है, बैकएंड बिजनेस लॉजिक एंड डेटाबेस कनेक्शन के लिए, डेटाबेस से डेटा रिट्रीवल के लिए, सारे ये इंफॉर्मेशन के लिए बैकएंड, एवं ऐसे फाइनली वो डेटा फ्रंट एंड को भेजा जाता है बैकएंड। बट ये Yes, sir. सर्वर साइड डेवलपमेंट तो लिखा हुआ है, ये क्लाइंट साइड डेवलपमेंट है, अंडरस्टैंड, बट वेयर इट विल रिसेंट, ये जो कोड है, ये कोड कहाँ पे रहेगा, सर्वर कौन सी, उस सर्वर का नाम क्या बोलते हैं, एनी आइडिया? और ये सर्वर को क्या नाम है? सर जो कोड है, जो अगर आप कोड कोई भी सपोज आप अगर गिटहब पे अपलोड करेंगे तो ये गिटहब वाले सर्वर पे स्टोर होगा। अगर आप नहीं इसको नहीं, लोकल वैसा नहीं, डिप्लॉयमेंट जब करते हैं ना, तो डिप्लॉयमेंट कोड अच्छा तो अच्छा सही बोला, कोड तो गिटहब में स्टोर होगा एज ए रिपोजिटरी, उसको हम रिपोजिटरी बोलते हैं। मैंने टेक्निकल टर्म जो है वो मैं बता जा रहा हूँ, जो कोड गिटहब में शंतु ने कहा, दैट इज कॉल्ड रिपोजिटरी, जहाँ पे वर्जनिंग मेंटेन, मतलब अभी कौन किसी ने एक चेंजेस किया है, कल जाके किसी ने और ने चेंजेस किया है, तो दैट इज कॉल्ड वर्जन। तो वो हिस्ट्री वर्जन में हमको दिख जाता है, किसने कब क्या चेंज किया, क्यों चेंज किया, कमेंट के साथ। तो दैट इज कॉल्ड रिपोजिटरी। बट डिप्लॉयमेंट जब किया, जो सपोज मैंने एक वेबसाइट दिखाया था, हमारा जो वेबसाइट है radicals.com, ये जो है ये फ्रंट एंड है और इसका बैक एंड है। नॉर्मली इसको सर्वर में स्टोर होता है, डिप्लॉय में ये होता है, दैट इज करेक्ट। बट उसको हम सर्वर जो डिप्लॉय हुआ, उस सर्वर का नाम क्या बोलते हैं, और बैकएंड वाला सर्वर का नाम क्या बोलते हैं, शायद ये चीज इंटरव्यू तक पूछा जा सकता है ये चीज। ठीक है, मैं बताता हूँ, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन सर्वर, इसको कहता है वेब सर्वर। ओके सर। ये याद रखना, ये चीज मतलब अभी किसी के साथ बात कर रहे हो तो मतलब ये कुछ ऑपोजिट बोल दिया तो समझ जाएंगे ठीक है? तो ये वेब सर्वर हो गया, ये एप्लीकेशन सर्वर। तो अभी फुल स्टैक कंप्लीट हो गया डीप अंडरस्टैंडिंग में। अभी हम चलते हैं, ये फाइल के एक्सेस में आपको दे दूंगा। तो इसमें मेरे ख्याल से आपका
HTML5 का इंट्रोडक्शन होगा। अच्छा, गूगल क्रोम, विजुअल स्टूडियो कोड, ये सारे तो इंस्टॉल होगा आपके मशीन पे, दोनों के मशीन पे विजुअल स्टूडियो कोड Visual लेटेस्ट वर्जन। यस सर। अच्छा, और आपका गूगल क्रोम भी इंस्टॉल होगा, तो ये तो ब्राउजर है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट ये लगेगा कोडिंग के लिए और रेंडरिंग के लिए डेटाबेस, सॉरी वेब पेज। बाद में जाके हम जब CSS में जाएंगे तब मोजिला फायरफॉक्स भी चाहिए, ठीक है। तो अभी डिस्कस करते हैं थोड़ा इंट्रोडक्शन के बारे में HTML5 का। के लिए मैं PPT ओपन कर रहा हूँ। PPT दिख रहा है तुम लोगों को? HTML फुल फॉर्म क्या है? Hypertext Markup Language. वेरी गुड। Sir, What do you mean? Abhishek has joined the meeting. हाय अभिषेक। हेलो अभिषेक। हेलो अभिषेक। Abhishek, you are on mute. यू आर ऑन म्यूट अभिषेक। हेलो अभिषेक, प्लीज जस्ट ज्वाइन। संतु, Yes, sir. Yes, sir. He is just joined. ओके ओके। अभिषेक, यू आर इन म्यूट, unmute yourself. I can't unmute you. You need to unmute yourself. ठीक है, आप अभिषेक आप भी समझते जाओ, इशू आएगा तो बताओगे, बट मेरे को आपका आवाज कुछ भी नहीं आ रहा है, आप म्यूट पे हो। किसी को भी नहीं आ रहा होगा अभिषेक का आवाज, ठीक है। ओके, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, वेरी गुड, द आंसर वाज वेरी गुड। व्हाट डू यू मीन बाय हाइपरटेक्स्ट? एनी आइडिया हाइपरटेक्स्ट क्या होता है? बेसिक फ्रेशर लेवल पे ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा टेढ़ा इंटरव्यूअर आ जाएगा ना, तो वो लोग ये सब, स्पेशली यंगर इंटरव्यूअर आ जाएगा, तो ये ऐसे पोक करते रहते हैं वो लोग। तो इसलिए मैं बोल दिया, मतलब हाइपरटेक्स्ट मतलब क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट का एनी मीनिंग शांतु? Sir, deeply knowledge नहीं है सर इसमें। सर मैं अच्छा, बताऊं? हाँ बताओ बताओ, मतलब तो आइडिया से बताओ। ये हाइपर लिंक तो आइडिया पता है से आपको? बताऊंगी सर। हाइपर लिंक तो पता है हाइपर ना? तो सर हाइपर कोई लिंक एक तो यूज किया टेक्स्ट है जो जो हम लोग एक नॉर्मल अगर हम कुछ लिखते हैं तो वो एक टेक्स्ट होता है। हाइपर टेक्स्ट मतलब कुछ उसमें एडिशनल कुछ करके लिखना हो या फिर ऐसा, मुझे ऐसा लग, आई डोंट नो। इतना तो काफी बोल दिया, सही है, ठीक है। तो हाँ, तो ये इतना तो काफी है। अभी देखो, हाइपर लिंक तो पता है, हाइपर लिंक में क्या होता है? हाइपर लिंक क्या करते हैं? जब हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो क्या होता है, मतलब कुछ ओपन करता है ना, Yes, नया sir. हाँ Yes. कुछ टैब में। आउटपुट देते हैं। हाँ, तो इसको हाइपर लिंक बोलते हैं, क्योंकि ये लिंक तुम्हारा वेबसाइट में रहता है। वेबसाइट में कोई एक लिंक दिया जाता है, तो मैं देखो दिखाया होगा ना, मतलब हाइपर लिंक जो क्लिक किया तो दूसरे पेज में गया, हाँ तो हाँ दैट yes. इज हाइपर लिंक। तो हाइपर टेक्स्ट क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट सिमिलर काइंड ऑफ दिस, नॉट यूजुअल टेक्स्ट लाइक एज यू मेंशनड प्रियंका। तो ये क्या होता है, इसमें रिलेशनशिप रहता है दूसरी टेक्स्ट सेक्शन के साथ एक वेब पेज में। मतलब आपका जो भी, पहले आपने ये बोला तो मैंने ये ऑन कर दिया। अभी देखो, टेक्स्ट दैट इज ऑर्गेनाइज्ड, जो भी टेक्स्ट है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है टू कनेक्ट रिलेटेड थिंग्स। मतलब क्या है, एक टैब का नैम्पर होगा, ये जो नैम्पर है, स्टार्ट लर्निंग, फीचर लर्निंग पाथ, ये तो एक लिंक है ना। तो मैं इसमें, ये सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन है। सिंगल पेज मतलब इसमें
पहले जो लैंडिंग पेज है ना, तो लैंडिंग पेज में ये जो लिंक है इससे नीचे जाएगा, स्क्रॉल होगा। अब देखना, मैं एकदम ऊपर चला जाता हूँ, स्टार्ट लर्निंग में क्लिक किया, चला गया इसमें। तो ये जो पाथ है, ये जो मतलब मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, दिस इज सम रिलेशनल ना, लर्निंग से साथ इसका कुछ रिलेशन है, जिसके वजह से मैं जैसे क्लिक करता हूँ इसी लोकेशन पे चला आता है इधर में। तो ये हाइपर लिंक नहीं है। हाइपर लिंक में एक लिंक ओपन होता था, सपोज google.com में चला जाता था, या कोई दूसरी थर्ड पार्टी वेबसाइट में चला जाता था, बट दिस इज नॉट ए लिंक, दिस इज जस्ट ए टेक्स्ट से दूसरी टेक्स्ट में मैंने ट्रांसवर्स किया। तो दिस इज मतलब ये ओनली नॉट दिस ओनली, हम इमेज के ऊपर भी क्लिक करते हैं, हम दूसरी कोई भी एक पेज में जाते हैं, उसके बाद होम पेज का ये जो आइकन है इसमें क्लिक करेंगे तो फिर होम पेज में आ जाएंगे। तो इमेज का भी एक लिंक रहता है, इमेज के ऊपर क्लिक करने करने के बाद तुम होम पेज में आ जाते हो, इसमें क्लिक क्लिक किया तो फिर दूसरी लोकेशन में जाते हो, फिर ये सारे रिलेटेड आइटम। ओके, तो ये जो रिलेटेड थिंग्स है ना, तो ये सारे कुछ हम एक साथ वेबसाइट में जो HTML कोड के साथ लिखते हैं, वो HTML कोड के अंदर सारे कुछ लिखा जाता है, ये रिलेशनशिप विद दिस टेक्स्ट थ्रू टेक्स्ट, और वो ह्यूमन रीडेबल है। तो हाइपर टेक्स्ट ऐसा टेक्स्ट है जिस जो अब मैंने बताया। ठीक है, मार्कअप क्या होता है, नेक्स्ट ये भी बताओ आइडिया से। मार्क अप, जो सर टेक्स्ट होता है हाईलाइटेड टेक्स्ट ऐसा वेरी कुछ। गुड, वेरी गुड। मतलब नाम से पता चल जाएगा क्या है। तो कोई भी देखो हेडिंग होता है ना वेब पेज में, H1 H2 टैग, यस सर। तो वो हाईलाइटेड है। अभी देखो ये हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, तो ये हाईलाइटेड है, ये भी हाईलाइटेड है एक तरीके से। तो जैसे मैं इसमें बता रहा हूँ, ये जो है हेडिंग है, ये सब हेडिंग है, ये पैराग्राफ है। तो ये हेडिंग सब हेडिंग से मैं कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ, यूजर को अटेंशन लेना चाहता हूँ। तो दैट्स वाई ये जो पार्ट है ये हाईलाइटेड है, इसको हम कुछ टैग से यूज करके इसको बनाएंगे, यस सर। लाइक H1 H2 H6, डिफरेंट हेडिंग टाइप का होता है, वो हम बाद में जानेंगे। तो सर ये ये सारे मार्कअप मीन्स ऐसा तो नहीं है जो मार्कर हम लोग यूज करते हैं हाईलाइट करने के लिए? सेम हो गया, बात एक ही हो गया। मतलब जो शांतनु ने बताया, तुमने भी एक ही, मतलब हाईलाइट, मेनली हाईलाइट करने के लिए ना, बराबर। तो ये हाईलाइट हो रहा है, अभी मैंने एक हाईलाइट किया, उसके बाद ये पार्ट को हाईलाइट किया, सेकेंड हाईलाइट। तो ये पहला हाईलाइट हो रहा है, बोल्ड में ज्यादा, फॉन्ट भी ज्यादा बड़ा है, इसको हम H1 टैग से हाईलाइट किया, इसको किया है H2 से। तो इसके वजह से मतलब हम बोल रहे हैं इसको मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो मतलब एक वेब पेज में सेम HTML फाइल हम मार्कअप भी कर रहे हैं उसको, अलग अलग हेडिंग टैग से। दैट्स व्हाई इट इज मार्कअप। अच्छा, लैंग्वेज मतलब क्या है, ये तो सबको पता होगा। लैंग्वेज लैंग्वेज भाषा। मतलब भाषा। लैंग्वेज मतलब भाषा, सही। तो ये भाषा कौन सी भाषा है, जो हम रीड कोडिंग। करते हैं वो वाला कोडिंग प्रोग्राम जो कंप्यूटर समझते यस। हैं। ओके, तो कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। अभी जो मैं स्लाइड दिखा रहा हूँ उसमें इतना डरने का नहीं है, ये सारे कुछ सेम जो सीख गया वही चीज इसमें लिखा हुआ है इन इंग्लिश। ठीक है, तो हाइपर टेक्स्ट मैं एक बार बोलते जा रहा हूँ, देख लो। ये ऑर्गेनाइज्ड इन ऑर्डर टू कनेक्ट रिलेटेड आइटम्स थ्रू लिंक्स। अच्छा, टेक्स्ट ऑफन एम्बेड विद एम्बेड्स इमेजेस, तो इमेज के साथ भी लिंक है। मार्कअप क्या होता है, एनकोडिंग सिस्टम के बारे में इतना मत सोचो, इसको स्टैंडर्ड टेक्स्ट एनकोडिंग सिस्टम बोलता है, क्योंकि ये H1 H2 जो भी है ये ह्यूमन रीडेबल नहीं है। H1 H2 किसी को बोलोगे तो दिमाग में नहीं बैठेगा, उसको H1 मतलब क्या बोल रहा है, ये H2 मतलब क्या बोल रहा है। ठीक है, तो वो थोड़ा एनकोडेड फॉर्मेट में है, उसका जो डिकोडिंग वर्जन है वो ब्राउजर ने लिखा हुआ है, मतलब सॉरी, ये हाँ, ब्राउजर जो है उसने खुद इम्प्लीमेंट किया है।
गूगल सर क्रोम H1 इम्प्लीमेंट के किया है। पीछे कुछ ना कुछ प्रोग्रामिंग होगी, इसीलिए जब उसमें हम वहाँ पे टेक्स्ट दे रहे हैं तो वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कभी उसको लार्ज कर रहा है या फिर स्मॉल लाइक मतलब चेंज करता जा रहा है, इसलिए इनकोडिंग यहाँ पे ऑसम यूज किया वर्ड। ऑसम। अभी मतलब देखो, तुम डरते हो कोडिंग से, बट ये जो चीज बोल रहे हो समझ में आ रहा है, तो मेरे को लगता नहीं है तुमको कोई दिक्कत है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। ठीक है, तुम्हारा जो जो भी बोला एकदम सही बोला। एनकोडिंग सिस्टम उसीलिए बोलता है इसको, तो मेरे को समझने का भी जरूरत भी नहीं है इसको। ठीक है, तो दिस कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ, मैं अभिषेक, मैं तुम्हारा आवाज में अभी तक नहीं आया। तुमने सुन पा रहे हो या नहीं मेरे को पता नहीं है। एक बार हेलो बोल दो, नहीं तो मेरे सर को व्हाट्सएप मीटिंग कर दो। में चैट की ऑप्शन नहीं है ना? है चैट चैट की ऑप्शन है, ऊपर में है। आप एक बार पिंग करिए। मीटिंग में तो मैं कुछ मुझे तो नहीं दिख रहा है। सेटिंग करता हूँ। देखो ऊपर में कुछ आया। नहीं आया प्रियंका? नहीं सर, हाँ, नहीं। नहीं चैट की ऑप्शन। तुमको मतलब चैट चैट का तुमको मतलब एज ए पॉपअप नहीं आएगा तुमको, एक जस्ट नोटिफिकेशन आएगा। मैं स्निप देता हूँ। मैं अगर श्योर। अपना स्क्रीन शेयर करूँ तो आपको दिखेगा सर, क्या ऑप्शन आ रहा है? नहीं शायद नहीं दिखेगा तुमको। मेरा मेरा दिखाता हूँ, मेरा स्क्रीन दिखाता हूँ। देखो मेरा स्क्रीन दिख रहा है, मेरे को मेरा टीम्स दिख रहा है हाँ, तुमको। आपके पास जो ये जो पीपल के बाद जो चैट की ऑप्शन है ना, ये हाँ, हमारे पास नहीं है। क्या कह दूँ। क्योंकि नहीं है। ये हो सकता है कि हम लोगों ने एक्सेंचर के आईडी से लॉगिन किया है। ओहो अच्छा अच्छा, तुमने एसेंचर की आईडी से लॉगिन किया है। यस सर। यस सर। अच्छा, रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से, गूगल ईमेल आईडी से नहीं किया। नहीं सर ओके, ये लैपटॉप में क्योंकि मुझे फिर अपने गूगल आईडी से टीम्स में लॉगिन करना पड़ेगा फिर। ब्राउजर से कर लो, क्योंकि शायद तुम्हारे इशू ना हो जाए। इनकॉग्निटो में हो जाएगा सर, हाँ ब्राउजर हाँ से हो तुम जाएगा। ब्राउजर से कर लो, क्योंकि नहीं तो मेरे ख्याल से कुछ चैट में ऑफिशियल प्रॉब्लम। पार्ट है ना। हाँ ऑफिशियल पार्ट भी हो सकता है, तो इसमें दिक्कतें ना आ जाए आगे जाके। हाँ अ, सर, कल हम ट्राई करेंगे इनकॉग्निटो में सर। आज के लिए इसी इनको में कंटिन्यू कर लेते हैं। हाँ 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 हाँ। ठीक है। ठीक है, तो अभी अभिषेक एक बार व्हाट्सएप कर देना मेरे को, नहीं तो तुम्हारा मेरे साथ कम्युनिकेशन। हाँ तुमने अनम्यूट किया है, यस बोलो। सर, आवाज आ रहा है? तो सर अभी आ रहा आवाज है, आ रहा आ रहा है, आ रहा है। है? हाँ तो सर, वो तुमको स्क्रीन लैपटॉप दिख में रहा है। मेरा प्रॉब्लम, तो उसलिए आवाज नहीं जा रहा अच्छा 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 अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है। है। यस सर, दिख रहा अच्छा, तुमने थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, ठीक है, तो हमने फुल स्टैक का डिटेल्स हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप ही जो समझ रहे हैं वो HTML के बारे में हम वर्ड में लेते हैं। तो देखो कुछ इशू आता है तो बताना। ठीक है, तो आगे जाते हैं हम संतु। अ, ये जो मैंने दिखा रहा हूँ अभी, वेरी लेमन लैंग्वेज, तुमको क्या समझ में आ रहा है ये पिक्चर और ये राइट साइड में देख के। प्रियंका बताओ, प्रियंका का आइडिया जबरदस्त है। सर एक स्ट्रक्चर है 1 बाय 1, मतलब बेस से हम स्टार्ट कर रहे हैं और एक पूरा बिल्डिंग क्रिएट कर रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे लग रहा है यहाँ पे, जैसे HTML डॉक्यूमेंट, तो इसको हम समझ लें नीचे जो हम बेस में पिलर्स, उसके बाद धीरे 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 HTML जहाँ पे आपका खत्म हो रही है, एंडिंग हो रही है, तो वो अपर रूफ। तो ओके, ऐसे मुझे समझ में आ रही। अच्छा, उतना ज्यादा भी नहीं, उतने उससे इजी है इसे। ये पूरा एक स्ट्रक्चर है, बराबर। मतलब इसका हम्म। बेस कुछ अलग से मैं डिनोट नहीं कर रहा हूँ, बट ये एक कॉलम्स है, टाइडिंग्स है, रूफ है, तो ये एक स्ट्रक्चर है। अभी सोचो ये कॉलम का कोई भी कॉलम ब्रेक हो गया, टूट गया, तो ऑब्वियसली बिल्डिंग को क्रैश होने वाला ही है। कॉलम्स उसका बेसिक्स है, कॉलम्स मजबूत होना चाहिए, बराबर। वैसा ही जैसा स्ट्रक्चर ऑफ बिल्डिंग होता है, ऐसा वैसा ही एक वेब पेज का, पूरी वेबसाइट का जो भी स्ट्रक्चर है वो HTML है उसका। HTML में कुछ भी एरर है तो सारे वेबसाइट आपका क्रैश होने वाला है।
कुछ वेबसाइट ओपन नहीं होगा। CSS में प्रॉब्लम होगा तो आपको दिखेगा नहीं, कलर दिखेगा नहीं, या आपको फॉन्ट साइज आपने जो दिया है वो दिखेगा नहीं, दैट्स स्टिल फाइन, बट आपका वेब पेज क्रैश नहीं होगा। बट HTML में होगा तो वेब पेज क्रैश हो जाएगा। तो वेब पेज आपका स्ट्रक्चर हुआ, सॉरी HTML आपका स्ट्रक्चर हुआ इसका ना वेबसाइट का, ठीक है। अभी ये HTML जो स्ट्रक्चर है इसको हम CSS और जावास्क्रिप्ट के साथ एक छोटा सा डिफरेंस देखते हैं। इससे क्या पता चल रहा है आप बताओ? What do you mean by this picture? What is depicting? एक ह्यूमन बॉडी सर है जो जो ह्यूमन मतलब बोलो बोलो। पहले बोन से क्रिएट हुई है, फिर उसमें ये क्या बोलते हैं आपका स्किन वगैरह, मसल्स, स्किन वगैरह, बराबर, हाँ स्किन वगैरह। तो पूरा अच्छा, एक बॉडी क्रिएट हो गई, तो उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को डिवाइड कर दिया। बराबर। और कुछ बोल रहे थे? हाँ सर, HTML जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है हम लोग को कि जो स्केलेटन होता है, यानी जो ढांचा है, स्ट्रक्चर है, वो हम लोग का HTML होता है। और देन जो हम लोग का जो स्किन है ऊपर का जो होता है, जो हम लोग को दिखता है अच्छे से, तो वो होता है सही में, CSS। और जो बराबर, हम लोग को मसल्स हुए, जो एक्शन हम लोग कर सकते हैं, वो सब जावास्क्रिप्ट। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, तो जो ये देखो मसल्स ओनली जावास्क्रिप्ट नहीं है, जो विषय ने एक चीज बताया एक्शंस परफॉर्म करते हैं, वो मसल्स है। तो मसल्स एक्शन नहीं करेगा तो क्या होगा? एक पैरालाइज्ड बॉडी जैसा होता है या डेड बॉडी जैसा होता है वैसा पड़े रहेंगे। कैसा मतलब? एक स्ट्रक्चर है उसका, एक स्केलेटन, उसका स्किन है, ओके फाइन। स्किन का कलर तो डिफरेंट होता है, डिफरेंट हाइट हो सकते हैं, सारे कुछ स्टाइल में आ गया CSS में। और जो एक्शंस परफॉर्म करते हैं, जो बटन्स पे क्लिक करते हैं तो दूसरी बटन दूसरी कुछ पेज में जाते हैं या कुछ और एक्टिविटी होता है, दैट इज पार्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट। एक्शन लिसनर, थ्रू एक्शन लिसनर हम उसको रजिस्टर करते हैं सारे कुछ को, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन लिसनर आता है, वो जावास्क्रिप्ट में देखेंगे। तो ये चीज जो है ये बेसिक्स है। तो हम कभी भी HTML लिखेंगे तो CSS को उसमें मिक्सअप नहीं करेंगे, जावास्क्रिप्ट में मिक्सअप नहीं करेंगे। शायद पहले तुम बिगिनर्स में किया भी हो, करोगे भी, तो बाद में जाके जब प्रोजेक्ट में कोई डिप्लॉय होगा MNC में, तो प्लीज डोंट डू दिस। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होगा आज मैं बता रहा हूँ, आगे जाके तुमको दिख जाएगा। HTML में CSS यूज करोगे, कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। उसको बोलते हैं इनलाइन CSS, इनलाइन जावास्क्रिप्ट। तब तुमको मेंटेनेंस में प्रॉब्लम होगा। हम शायद एक पेज, छोटा सा पेज बनाएंगे एग्जाम्पल तरफ और अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट जब MNC में जाओगे तब क्या होगा? बहुत ज्यादा HTML रहेगा, बहुत CSS कोड रहेंगे उसके ऊपर, जावास्क्रिप्ट रहेंगे, सारे मर्ज हो जाएंगे तो मेंटेनेंस में प्रॉब्लम आएगा, समझने में प्रॉब्लम आएगा। कोई नया बंदा आया तो उसको डर के ही वो काम छोड़ देगा, ठीक है। तो कोई भी Amazon वेबसाइट में जाओ और उसका राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, उसमें जो सोर्स आएगा, एलिमेंट सोर्स आएगा, सोर्स में दिख जाएगा सारे CSS एक साथ चिपका हुआ है। तो देखोगे तो बोलोगे ये Amazon कितना कोड लिखा है, बट ये कोड ऐसा नहीं है Amazon के सर्वर में, वो अलग अलग CSS फाइल में लिखा है, उसके बाद उसको लिंक अप किया है, जैसे जावास्क्रिप्ट को भी लिंक अप करते हैं, ठीक है। तो आगे जाके हम देखेंगे कैसे लिंक अप करते हैं। तो ये समझ में आ गया? ओके। Yes, sir. तो अभी जो दिख रहा है हमको वो एक स्ट्रक्चर, अभी इसमें क्या समझ में आ रहा है बोलो? अभिषेक बोलो। सर ये H1 जो टैग है उसमें हम लोग मेन टाइटल लिखे हैं, और H2 में सब टाइटल। और सेकंड अच्छा, वाला जो स्ट्रक्चर उसमें H2 में सब टाइटल और H1 में मेन टाइटल। अभी वेब पेज के रेस्पेक्टिव में जब ये रेंडर होगा तब ये कैसे दिखेगा ऊपर में? पहला स्ट्रक्चर है उसमें मेन टाइटल बड़ा सा बोल्ड करके दिखेगा, और उसके नीचे सब टाइटल दिखेगा थोड़ा छोटा सा। बराबर, और ऑपोजिट दिखेगा स्ट्रक्चर 2 में, बराबर। तो ये स्ट्रक्चर है। अभी तुम पहली मंजिल को सेकंड मंजिल में डाल दिया और सेकंड मंजिल को पहली मंजिल में आ गया तो ऑब्वियसली बिल्डिंग का स्ट्रक्चर चेंज होने वाला है, बिल्डिंग दिखने में चेंज हो जाएगा। वैसा ही HTML में है। CSS में तुम ऊपर नीचे करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। CSS में तुम पहले कलर लिख दो किसी का, बाद में फॉन्ट दो, या फॉन्ट पहले लिखो कलर बाद में दो,
कुछ डिफरेंस नहीं है, बट स्ट्रक्चर HTML उसको ख्याल रखना है, उसको तो चेंज करना है तो सोच समझ के क्लाइंट से परमिशन लेके करना पड़ेगा। मैं जब सिखा रहा हूँ एज ए MNC कैसे काम करते हैं बड़ा प्रोजेक्ट में, उसी हिसाब से मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। हाँ सर। अभी मैं दूसरी स्लाइड में गया। अभी इसमें दिखाया है एक टैग को लेके उसका एनाटॉमी क्या है। तो शायद तुमको ये पता है ये क्या है, तो मैं एक बार बता देता हूँ। ये एक पैराग्राफ टैग है बराबर, P मतलब पैराग्राफ टैग। अच्छा पहले ये तो प्रियंका के पास जाता हूँ। प्रियंका ये बताओ ये क्या है। जब पैराग्राफ टैग है, जब हम कोई और टेक्सटिंग करते हैं तो जो हम हम्म, पैराग्राफ यूज करेंगे तो उसको इसी मतलब फॉर्मेट में हमें मतलब HTML जो हमारा नोटपैड होगा उस पे, या मतलब जो भी हमारी एडिटर होगा उस पे इसी फॉर्मेट में हमें पुट करना पड़ेगा, तभी वो पैराग्राफ हमें शो होगा। वेरी गुड। अब हेलो वर्ल्ड क्या है इसमें, जो कंटेंट है सर पैराग्राफ का। हाँ, जो कंटेंट है जो हमें शो होना है। ओके, अब क्लास इक्वल्स टू नाइस जो है, इस क्लास इक्वल्स टू नाइस इसको क्या बोलते हैं हम, नीचे लिखा है, देख के बता सकते हो। एट्रीब्यूट एंड इट्स वैल्यू। अच्छा, वैल्यू। नाइस इसका वैल्यू है, क्लास इसका एट्रीब्यूट है। ऐसे एट्रीब्यूट हम बहुत सारे दिखेंगे आगे जाके, ठीक है। तो अभी एक जस्ट फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया है। तो जैसे क्लास है, नीचे देखो PID इक्वल्स टू समरी है। तो इसमें क्या है, ये क्लास जैसा था, ये ID जो है ये भी एट्रीब्यूट है और इसका वैल्यू समरी पैराग्राफ टोटल है, ठीक है। ये ID क्लास क्या होता है ये सारे कुछ हम सीखेंगे। तो ये एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा भी हो सकता है, मतलब ये एक एट्रीब्यूट है, इसके आगे और भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया। अच्छा ये पूरा एक ओपनिंग टैग बोलते हैं इसको। जब मैं P बोलूंगा ना, P क्या है, P है एक HTML एलिमेंट ओनली, मतलब ओनली P मैं बता रहा हूँ, ओनली P है HTML एलिमेंट, ठीक है। तो ऐसा P के जगह पे हो सकता है H1 आ सकता है, H2 आ सकता है। तो जब मैं बोल रहा हूँ ना, मतलब जो टर्मिनोलॉजी यूज करो वो यूज वैसे ही करना, सारे को टैग मत बोलना। H1 टैग है, H1 इज नॉट ए टैग, H1 इज ए HTML एलिमेंट, P इज ए HTML एलिमेंट। और टैग कौन सा है, जब मैं पूरा जो एंगुलर ब्रैकेट है और उसको लेके कंप्लीट होता है एक टैग। तो क्लोजिंग टैग उसके अंदर स्लैश होता है, नॉर्मल जो ओपनिंग टैग होता है उसमें स्लैश नहीं होता है, ठीक है। तो ये है उसका स्लैश है जो क्लोजिंग टैग डिनोट करता है, और ये है ओपनिंग टैग का फॉर्मेट जिसमें कोई भी स्लैश नहीं है। एट्रीब्यूट उससे पहले होता है, टैग एलिमेंट के बाद और एंगुलर ब्रैकेट क्लोज होने के पहले एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट और वैल्यू के बीच में इक्वल टू साइन रहता है, वैल्यू ऑलवेज इन डबल कोटेड रहता है। ये सारे याद रखें। और जो भी सर कंटेंट है, ये जो एट्रीब्यूट है, ये हमारा जो कंटेंट है उस पे जाके अप्लाई होता है ना सर, कि मतलब जैसे एग्जैक्टली हेलो वर्ल्ड है। एग्जैक्टली, बट थ्रू CSS, टू CSS ये जो एट्रीब्यूट है, आइदर हम्म CSS और हाँ मतलब तुम मतलब और डायरेक्टली अप्लाई होता है दोनों। मतलब CSS के ये जो क्लास लिखा है ना, ये क्लास हम्म आईडी ये CSS के थ्रू अप्लाई होगा। बट कुछ ऐसा भी होता है जो आप डायरेक्टली अप्लाई होता है, बूलियन एट्रीब्यूट आगे जाके सीखेंगे सिर्फ वो सब। तो हाँ मतलब तुमने सही बोला, ये एट्रीब्यूट अप्लाई होता है उसका, उसका प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज समझ के चलो तो वही बेटर होगा। जैसा एक मतलब हम लोग एक मतलब डॉग, उसका मतलब प्रॉपर्टीज होता है वो बार्क करेगा, बार्किंग। हाँ, तो वो या बार्क फिर किसका साइज, एट्रीब्यूट है, जैसे साइज हमने साइज। साइज इज इक्वल टू ये सर। हाँ हाँ, तो वो भी एक प्रॉपर्टीज हो गया। बट ये एट्रीब्यूट इसको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है, इस एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं, जो ये एलिमेंट के ऊपर क्या हम प्रॉपर्टीज लगाने जा रहे हैं। ये कंटेंट है, इसको बोलते हैं एनक्लोज टेक्स्ट कंटेंट। तो अभी हम क्या समझ में आ गया, ये एक टैग है, ये ओपनिंग टैग है, ये क्लोजिंग टैग है, ये एनक्लोज टैग। सारे में ये स्लैश रहेगा क्या लगता है,
तो ये सारे नहीं में नहीं सॉरी सर, सारे में नहीं। ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग ऐसा होता है नहीं ना? नहीं नहीं बराबर, उसको क्या बोलते हैं हम टर्मिनोलॉजी में? सेल्फ क्लोजिंग टैग। वेरी गुड, हु इज दिस? अभिषेक आई थिंक। तो ये है वो वाला एलिमेंट, इमेज src इक्वल्स टू, इसको बोलते हैं हम सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसमें स्लैश, देखो एक ही टैग है इसमें, एट्रीब्यूट src है, उसका वैल्यू सोर्स जो फाइल होगा उसका दे देंगे हम इसमें, बस पूरा टैग खत्म। इसमें अलग से एंगुलर ब्रैकेट क्लोज शुरू, ये ऐसा नहीं है, एक ही दो एंगुलर ब्रैकेट और लास्ट में स्लैश है, ठीक है। लाइन ब्रेक, 2 लाइन 3 लाइन तुम बाद में कुछ लिखना चाहते हो वेब पेज में, तो ये हमको यूज करना है। तो दिस इज ऑल्सो सेल्फ क्लोजिंग टैग। फाइन, वेरी गुड अभिषेक। तो अच्छा, HTML फाइल स्टोर होता है .html नाम से नॉर्मली, मैंने पहले ही बताया दिया, वेब सर्वर में स्टोर होता है। अच्छा, रेंडर कहाँ पे होता है? वेब ब्राउजर में होता है, जैसे लाइक क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, लाइक दोस। और HTML जो है वो .htm में भी स्टोर होता है, .htm भी नाम होता है। तो HTML हमारा कॉमन नेम है, हम वही यूज करेंगे। इसमें तो कुछ समझने का बात नहीं है, ये सही है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना? अच्छा, हम अभी इस वेब ब्राउजर की यूज करेंगे, क्रोम को, टेक्स्ट एडिटर, विजुअल स्टूडियो को, कोई भी यूज कर सकते हो, तुम्हारे जो पसंद है। बट ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होने वाला MNC में फीचर्ड वेब ब्राउजर, फीचर्ड टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। तो ये हम यूज करेंगे। इसके बाद हम एक बेसिक HTML पेज स्ट्रक्चर हमने देखा, दिस इज कॉल्ड बेसिक HTML पेज स्ट्रक्चर। अच्छा, कुछ बताओ इसके बारे में, डॉक टाइप HTML क्या होता है? सर, डॉक टाइप HTML ये दर्शाता है कि ये HTML5 है। वेरी गुड, और तब उसके बाद HTML का जैसे आपका स्टार्ट हुआ है HTML लैंग्वेज इंग्लिश, ये आपका HTML की स्टार्टिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग है, ओपनिंग टैग एंड क्लोजिंग टैग। एंड देन हेडर में जो होता है एक्चुअली, जो हेडिंग पार्ट होता है, जैसे कि आपका टाइटल हो गया, जो कोई भी वेबसाइट अगर आप ओपन करते हैं, टॉप लेफ्ट साइड में जो आइकॉन, जो टेक्स्ट आपको दिखता है या फिर जो भी डिजाइन दिखता है, वो आपको हेडर पार्ट में रहता है, जिसमें रहता है कि और एक बार आपका, बताओ, और एक बार बताओ, और एक बार बताओ। हाँ, हेडर जो पार्ट है, जैसे कि आपने हेडर टैग से लाइक ओपनिंग करा एंड क्लोजिंग करा, ये इसका बोला ना, जो, हाँ, ये बोल दो, हाँ बोलो। इसका इसका सर ये हेडिंग पार्ट में यूज होता है, इसमें टाइटल रहता है, और ये आपके ब्राउजर पे जहाँ पे आपका टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये डिजाइन करता है इस हेडर पार्ट को, अच्छा, एंड देन मैं आपका फुल। मैं अभी थोड़ा स्टॉप कर रहा हूँ। अभिषेक सही बोला शांतनु? या प्रियंका, तुमको क्या लग रहा है, सही बोला? सर हेडर के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ये टाइटल के बारे हेडर में मुझे नहीं है, पता। ये हेडर हेड नहीं हेड है, हेड सॉरी हेड। हेड है, ठीक है। हाँ तो हाँ पहली बात तो शांतनु ने हेडर बोला, वो गलत है। दूसरी बात, उसने बोला हेड जो पार्ट है वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ वेबसाइट, जो आइकॉन दिखता है वो आइकॉन में वही होता है हेड पोर्शन। तो ये बात सही है, या इसमें कुछ तुम एडिशन कर सकते हो, डिलीशन कर सकते हो कमेंट को? या अभिषेक सर कुछ मुझे बताना चाहते हो? मुझे मुझे ऐसा लगता है जो टाइटल जो हम यूज करते हैं वो लेफ्ट कॉर्नर पे, जैसे बेसिक HTML पेज स्ट्रक्चर ये जो लिखा हुआ है, ये टाइटल शायद उसके लिए वर्क करता है। हेड का मुझे नहीं पता सर। ठीक है, अभिषेक एनी आइडिया? अच्छा, अभिषेक का माइक्रोफोन शायद डिस्टर्ब कर रहा है, ठीक है, मैं बता रहा हूँ। ओके, हेड जो है ना,
ये हेड में जो भी हम दिख रहे हैं, तो शांतु इसको हम हाँ वेब पेज में दिखा नहीं सकते हैं अदर देन टाइटल। यस अदर देन टाइटल हम कुछ भी दिखा नहीं सकते हैं। ये ना टॉप राइट कॉर्नर या कोई भी लोकेशन पे दिख नहीं रहा है, ठीक है। हेड पोर्शन ये क्या है फिर? इसमें टाइटल दिखता है, टैब का नाम, बाकी कुछ भी नहीं दिखेगा। देखोगे मैं बता रहा हूँ। ये जो दिख रहा है ना, ये रहा टेक्नोलॉजीज नाम, तो ये है टाइटल, ठीक है। ये है टाइटल, टाइटल में, ठीक है। और ये जो पार्ट है जो बोलना चाहता था, बट दैट इज नॉट राइट, दिस इज नॉट हेड, नहीं सर, ठीक है। मैं वो वाला ही बोला जो जहाँ पे सर राहा टेक्नोलॉजीज है ना, वो वाला ही मैं ये वाला, आपको, हाँ वो वाला ही मैंने ये आपको वाला। बोलना चाह रहा था। और जो ओ जो अच्छा सारे अच्छा अच्छा। लिंक वगैरह होता है ना, जो लिंक, सपोज आपने 2-3 CSS फाइल बनाए हुए हैं और जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाए हुए, तो उसको आप इधर आप लिंक करके ऐड कर सकते हैं। सही बोला, फिर तो सही बोला। बट ये हेडर बोला ये गलत है, बट दैट ये इज देन हेडर बोला राइट। वो गलत है, वो मिस्टेकली बोल दिया क्योंकि तो एक्चुअली हेड को, हाँ तो ठीक है, तो अभी प्रियंका समझ में आ गया ये टाइटल कौन सा है। ये रहा टेक्नोलॉजी, जो टैब का नाम दिखेगा वो टैब का, ये इधर से आ रहा है, ठीक है। ये वाला पार्ट मैंने नहीं लिखा तो एक्चुअल कोड में, तो ये वाला नहीं दिख रहा है, जस्ट इतना दिख रहा है, ठीक है। बाकी जो मेटा इंफॉर्मेशन दिख रहा है, ये इसके बारे में वो जो कुछ पता है इसके बारे में? सर हेड का मुझे अभी सही से समझ में नहीं आया, उसका यूज क्या है? क्योंकि राहा अच्छा, टेक्नोलॉजी तो ओके ओके टाइटल ओके पे ओके ओके यूज ओके हो जा ओके रहा है। ओके 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 ओके। तो हेड का यूज जो हो रहा है, हेड है जो पोर्शन तुम्हारा, माने एक वेब पेज का जो माथा होता है, तो वो उसमें तुम्हारा इंफॉर्मेशन होता है वेब पेज का। वेब पेज किस मतलब उसका जो किस लैंग्वेज में लिखा होगा, किस लैंग्वेज में नहीं, तुम्हारा जो UTF-8 जो भी लिखा है ना, अभी अभी मैं उसमें जाऊंगा धीरे धीरे करके। तो पहले पहले मेटा कैसे ये समझ लेते हैं, उसके बाद पूरा हेड को मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो उसमें इजी होगा, नहीं तो बीच में मैं ठीक है वो सर। बता दूंगा, ठीक है। तो पहले एक हेड में बाद में जा रहा हूँ। शांतु इसको बताओ, मेटा कैसेट UTF-8 मतलब क्या होता है? मेटा का सर भूल गया सर। ओके, तो मैं ये बता देता हूँ। मेटा रिलेटेड एनी इंफॉर्मेशन, मैं डिटेल्स में इसमें नहीं जा रहा हूँ, मेटा हम्म, टैग में जा रहा हूँ। मेटा डिटेल्स इंफॉर्मेशन बाद में जाऊंगा, इसको जब हम करेंगे। ये मेटा जो होता है ना, ये मेटा मतलब इस बॉडी का जो पेज कंटेंट है, इसके बारे में, इसमें क्या लिखा है, इसमें जो भी स्टाइल्स है वो स्टाइल्स, मतलब जो भी हम दिखाएंगे आगे जाके मोबाइल में या कोई दूसरी टैब में, तो उसका विड्थ स्केल क्या होगा, ये सारे इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ दिस वेबसाइट बॉडी, वो सारे चीज ये हेड पोर्शन में रहता है विथ टाइटल एंड द लिंक, ठीक है। तो मेटा मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, बॉडी मतलब इंफॉर्मेशन ऑफ द वेब पेज। जो भी इसमें लिखोगे तो वेबसाइट में डायरेक्टली रेंडर हो जाएगा, जो भी लिखोगे इसमें। बट इसमें जो भी लिखोगे कुछ भी रेंडर नहीं होगा, कुछ भी नहीं दिखेगा, जस्ट अदर देन दिस। बट दीज आर ऑल रिलेटेड टू इंफॉर्मेशन ऑफ दिस बॉडी, ये क्लासिफाई करता है ये इस बॉडी को। अच्छा, मिटा मिटा गया है। अभी आया लिंक। लिंक क्या है? लिंक हो गया आपका कोई भी स्टाइल शीट या कोई भी जावास्क्रिप्ट, वो दूसरी फाइल में आपने लिखा है। मैंने पहले ही बता दिया, HTML CSS जावास्क्रिप्ट को अलग से लिखो, ठीक है। अलग से आपने लिखा, उसको आपने इधर लिंक अप करने के लिए बोला था, तो लिंक अप कैसे करोगे? उसका टैग है ये, ठीक है। पहले इतना समझ गया। लिंक टैग यूज करते हैं एक्सटर्नल फाइल को लिंक अप करने के लिए विथ HTML, करेंट HTML फाइल। तो इसमें स्टाइल शीट हो सकता है या जावास्क्रिप्ट हो सकता है, ठीक है। तो सर अभी मेटा टोटल, टैग जो है वो तो बाय डिफॉल्ट ही होता है ना, उसको तो एडिट कर सकते हैं क्या उसको हम? हाँ एडिट कर सकते हैं उसको हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिट भी कर सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ज्यादा हाथ नहीं लगाते क्योंकि हमको जरूरत नहीं पड़ता, बट इट्स वी कैन डू। तो अभी ये हेड पोर्शन में तो पता चल गया थोड़ा बहुत, प्रियंका।
हाँ ये सारे सारे इंफॉर्मेशन जो है वो दिखेगा नहीं आपको एक पेज में। ये मेटा इंफॉर्मेशन जो है वो बॉडी को क्लासिफाई करेगा, जो एक पेज में ओपन होने मतलब ओपन होने के लिए चाहिए। आइदर ये जो व्यू पोर्ट है वो आगे जाके मोबाइल में हम दिखेंगे, मोबाइल में कैसे ओपन होता है उसके लिए। मेटा केयर सेट UTF-8 ये बाद में बताऊंगा मैं। तो ये सारे कुछ आपका इंफॉर्मेशन ऑफ दिस बॉडी। अच्छा, ये स्टाइल शीट है जो CSS फाइल को लिंक अप किया है, ठीक है। ऐसा जावास्क्रिप्ट होगा .js फाइल, वो भी हम लिंक अप कर सकते हैं। तो इधर स्टाइल शीट लिखा है, उसमें स्क्रिप्ट लिखेंगे तो आगे जाके दिखेंगे, ठीक है। और फाइनली जो वो पहला चीज था डॉक टाइप HTML, ये आप देखोगे तो पहले ही बता देना ये HTML5 का कोडिंग लिखा है, ठीक है। पहले क्या होता था, ये सब वर्जन्स अवेलेबल था, HTML 4.01 स्ट्रीट, ट्रांजिशनल, फ्रेम सेट, स्ट्रीट, ऐसा। तो उसके लिए हमको ये लिखना पड़ता था डॉक टाइप HTML पब्लिक दिस, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन। इससे पता चलता था ये कौन सी वर्जन का है। जैसे देखो इधर 4.01 फ्रेम सेट है, 4.01 ट्रांजिशनल है। अभी ये ऑब्सोलेट हो चुका है, तो ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। लीगेसी प्रोजेक्ट में शायद हो सकता है अदरवाइज सारी जगह पे अभी डॉक टाइप HTML5 ही होगा, जो ये वाला है, ठीक है। तो ये जस्ट फॉर रेफरेंस है, ठीक है। तो अभी समझ में आ गया। अभी मैं थोड़ा दिखा रहा हूँ इसको, एक मिनट। तो HTML वर्जन है सेकंड, ये रूट एलिमेंट है HTML, इसको हम कहते हैं रूट एलिमेंट। याद रखना, रूट एलिमेंट मैं बताऊंगा आगे जाकर, बहुत जगह पे ये क्वेश्चन आएंगे जो वेब पेज का रूट एलिमेंट कौन सा है HTML में। मतलब अभी तक हमने जितना जाना उसमें HTML है रूट एलिमेंट। इसका भी एक रूट होता है, इसका भी एक पेरेंट होता है, जो है खुद ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर या जिसमें चल रहा है वो एकदम सबसे ग्रैंड पेरेंट दादाजी है ब्राउजर, ठीक है। उसके अंदर जो है उसका सन, तो वो है सन या डॉटर, ये आप HTML बोल सकते हो रूट एलिमेंट, ठीक है। उसका जो चाइल्ड है वो है दो, बॉडी, हेड। हेड के अंदर जो चाइल्ड है वो ऐसा बॉडी के अंदर भी होगा। तो अच्छा, EN मतलब इंग्लिश लैंग्वेज, जो भी मैंने लिखा है सारी इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा है। अभी जापानीज होता था तो क्या होता है, JA होता था। वैसा जो कोडिंग है इंटरनेशनल कोड, उससे हम पता चलता है इसमें जे HTML कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो नॉर्मली हम तो EN यूज करते हैं सारी जगह पे, ठीक है। तो उसके बाद आया इंफॉर्मेशन अबाउट द पेज। जैसे मैंने बोला पेज का इंफॉर्मेशन जो मेटा होता है, लिंक्स होता है, टाइटल होता है, पेज का इंफॉर्मेशन, टाइटल, पेज टाइटल, ये लिंक्स, ठीक है। उसके बाद बॉडी में जो भी दिखेगा वो वेब पेज में दिखेगा, व्हाट विल बी डिस्प्लेड ऑन द पेज, ठीक है। समझ में आ गया। अच्छा, इसमें जस्ट मैं बता देता हूँ, ये जो है इसमें और एक टाइप का होता है स्क्रिप्ट। ये जो रेफरेंस है ना, ये स्टाइल शीट जैसा स्क्रिप्ट भी होता है। और तब तो इधर क्या होगा, जावास्क्रिप्ट के लिए होता है, जावास्क्रिप्ट, JS। एग्जैक्टली JS के लिए, एग्जैक्टली। तो इसमें क्या होगा, एक .js फाइल बनेगा और वो JS फोल्डर के अंदर हम स्टोर करेंगे। कुछ भी नाम दो चलेगा, ऐसा स्क्रिप्ट JS देने का जरूरत नहीं है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। तो ये JS फोल्डर के अंदर स्क्रिप्ट JS फाइल है जिसको मैंने लिंक अप किया। तो ये वेब पेज जैसे ही ब्राउजर दिखेगा, ब्राउजर तो सिक्वेंशियली ऊपर से नीचे तक जाएगा, ऐसे 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 पार्सिंग होगा, ऐसे 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 ऐसे। तो जैसे ही जाएगा उस हिसाब से वो देखेगा, अच्छा ये स्टाइल शीट है, मतलब ये कोई स्टाइल रिलेटेड पार्ट है जो इस पेज में यूज हुआ है। तो ये एज ए CSS लोडर यूज कर देगा इसको। जावास्क्रिप्ट लोडर उसका खुद का होगा जो इम्प्लीमेंटेशन उसने किया है। और जैसे देखिएगा स्क्रिप्ट लिखा, अच्छा ये जावास्क्रिप्ट का कोई फाइल होगा ऐसा जिसका डिपेंडेंसी इस पेज में है, तो इसको लोड करो। तो ये लोड हो जाएगा, पहले ही लोड हो जाएगा इधर, उसके बाद आएगा, ठीक है।
तो सिक्वेंशियली ब्राउजर इधर से ऊपर से नीचे तक जाएगा एकदम जब पार्सिंग करेगा, ठीक है। तो ये सारी जो चीज मैं बता रहा हूँ ना, एक एक चीज पार्सिंग करेगा ऊपर से सिक्वेंशियल, ये सारे चीज याद रखना, क्योंकि ये हर एक पॉइंट इंटरव्यू का पॉइंट है। मैं जो भी बता रहा हूँ सारे इंटरव्यू के तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है, ये हो गया, मैं इसको डिलीट करता हूँ। समझ में आ गया अभी तक? क्लियर? सर आपने जो ये रूट एलिमेंट जो यूज किया है, ये क्या जो हम एलिमेंट जो हमारे HTML के हैं, P हो गया, AI, ये उसका मतलब उससे रिलेटेड है क्या ये रूट एलिमेंट? मतलब यहाँ से जनरेट हुए हैं वो एलिमेंट, ऐसा कुछ है क्या सर? ना 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 ना, जैसा पी तुमने बोला पहले तो सीख गया था, पी एक HTML एलिमेंट होता है, एलिमेंट हाँ, है वैसा। H1 भी एक एलिमेंट होता है, नॉर्मल एलिमेंट है। यस सर। वैसा HTML ये वाला जो है ना, ये वाला को रूट बोलते हैं, रूट एलिमेंट। कोई भी इसके हाँ, कोई भी HTML एलिमेंट के लिए रूट एलिमेंट मैंडेटरी होता है। HTML कीवर्ड जो है ये रूट एलिमेंट है, ये आपको लिखना ही पड़ेगा अगर आप HTML की कोई भी वेबसाइट बनाना चाहते हो थ्रू द HTML, ठीक है। और ये इसीलिए रूट एलिमेंट कहलाता है कि इसके अंदर ही तुम हेडर टैग, हेड टैग हो, उसके बाद बॉडी टैग, पी टैग, ठीक है। जैसे कि पी टैग जो है वो बॉडी के अंदर आएगा, एंकर टैग जो है वो बॉडी के अंदर आएगा, ठीक है, ये हेड पे नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई चीज की लाइक लिमिटेशन होती है, वो तुम हेड पे नहीं दे सकते हो। और आउटसाइड लाइक HTML टैग के अंदर ही तुमको हेड टैग देना पड़ेगा, उसके अंदर ही तुमको बॉडी टैग देना पड़ेगा, ये चीज होता है, ठीक है। थैंक यू शांतु। तो यस वेरी सर। गुड, तो समझ में आ गया। यस सर। तो जैसे ही मैंने आगे जाके देखोगे CSS में जो रूट एक एलिमेंट के ऊपर मैं बहुत बार पूछूंगा, ये चीज आएगा भी बहुत बार, जो रूट एलिमेंट को मैंने को देना पड़ेगा कलर कुछ और ऐसे, मतलब पूरा पूरा बॉडी जो HTML के अंदर है वो सारे एक ही टाइप का कलर ले लेगा बाय डिफॉल्ट। उसके बाद मैं किसी को स्पेसिफाई कर सकता हूँ, बट बाय डिफॉल्ट पूरा उसका पेरेंट है ना सारे का। तो आपका पापा का जो भी बिल्डिंग है या कुछ है तो आपका ही हुआ ना, वैसा। सर ऐसे ही समझाना पड़ेगा तभी आएगा मुझे। मैं ऐसे समझाता हूँ, अरे तुम सोचो इलेक्ट्रिशियन जो लोग है उसको समझने के लिए कैसे समझना पड़ेगा उसको इलेक्ट्रिशियन जो उसको एनालॉग सिग्नल आता है, डिजिटल सिग्नल हाँ। आता है, उसको ये सब कहाँ से आएगा। तो मैं ऐसे ही सिखाता हूँ, जो इसी वाले है उसको आगे जाके बाउंड्री दिखाएंगे, जो तुम्हारा जो नेबर्स है उसके बाउंड्री कैसा होता है, तो उससे HTML बाउंड्री सीख जाओगे CSS का, ठीक है। अ, ऐसा आज तक मतलब अभी जितना हुआ वो तो मेरे ख्याल से तुमने समझ गया होगा, क्लियर है, ये यस सर। बहुत बेसिक्स था। तो अच्छा लगा या कैसा लग रहा है, मतलब पहला दिन का क्लास मैं अभी इधर तक ही अच्छा खत्म कर लग दूं, रहा तो है। इसमें अच्छा लग रहा है। संतु कैसा लग रहा है? सर अच्छा लगा ठीक, सर। अच्छा। तो अभी ये जो है ना ये इतना तक रहेगा, उसके बाद हम जाके विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में हम थोड़ा और सीखेंगे। जो विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, विजुअल स्टूडियो कोड में आप जल्दी से काम करने के लिए, कुछ टाइप करने के लिए आपको कीबोर्ड शॉर्टकट सीखना है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट तो बहुत ज्यादा है, मैं उसका रेफरेंस दे दूंगा, बट उसमें भी कुछ आइडेंटिफाई किया है मैंने जो इम्पोर्टेंट है, जो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, उतना एटलीस्ट तुमको पता होना चाहिए। पहले पहले तो दिक्कत आएंगे, लगेगा मैं तो से क्लिक माउस से बहुत पहले कर लूंगा, ये कीबोर्ड से तो मैं ढूंढते ही रह जाऊंगा। तो ठीक है, बात सही बोला, पहला पहला टाइपिंग में सबको प्रॉब्लम होता है। वो आगे जाके जैसे ही तुम एक्सपर्ट हो जाओगे ना, एक्सपीरियंस हो जाओगे, तो क्या होगा, तुमको इजी पड़ जाएगा। तो कल हम वो सीखेंगे पहले, ठीक है। अच्छा, आज तक ऐसे था रह गया, आज मैं इधर ही क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है अभिषेक। आज मैं इधर ही क्लोज करो, कल 10 बजे ज्वाइन कर लो। ठीक है। हाँ सर। ओके जी, ओके। चलो मैं क्लोज करता हूँ इस सेशन को, मैं रिकॉर्डिंग आगे जाके शेयर कर दूंगा। ठीक है सर, ओके। यस सर। शायद थैंक यू। कल का रिकॉर्डिंग एक साथ ही करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को वो एक्सपोर्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आज भी शाम को नहीं हो पाएगा, कल दोनों एक साथ मैं करके आपको शेयर कर दूंगा। आपको जो भी मीटिंग मैं चेंज करता हूँ या मीटिंग सेंड करता हूँ, आपके ईमेल में जाता है ना?
हाँ हाँ आपके सर आपका लिंक ईमेल जा रहा है ना? हाँ ठीक है जी। क्योंकि मैं दूसरी बैच को पूछा था, दूसरी बैच में शायद कुछ प्रॉब्लम हो रहा है किसी को, तो मैं इसलिए पूछ लिया। सर, 1 जाना मिनट में चाहिए चेक क्योंकि कर लूँ क्योंकि मैंने मेल हाँ, चेक नहीं किया था। एक बार मेल चेक कर लेना क्योंकि मेरे पास आ रहा है सारे, मैं भी खुद को भी ऐड करके रखा हूँ, जैसे मेरे को भी दिख जाए आ रहा है या नहीं। तो मेरे को सारे नहीं आ रहा है, सर, मैं मुझे उसको मेल नहीं आ रहा है, मेल नहीं आया है आपका। हाँ, जो मेल में इनविटेशन लिंक आपने भेजी है ना टीम्स की, टीम्स का इन्विटेशन लिंक। अच्छा, बाकी जॉइनिंग मेल्स लिंक मुझे सारे आ रहे हैं। हाँ, ज्वाइनिंग लिंक का मुझे मेल नहीं आया, वो व्हाट्सएप पे आया है आपका। बाकी आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे मेल्स पे आ रही है। सर आज के देखना लिए कोई मार्वल फुल स्टैक 15th बैच ऐसा कुछ नहीं आया? हाँ, आया है सर, वो आया है हाँ, वही जिसमें वाला आपने वो फॉर्मेट भेजा है ना कि हमें क्या क्या यूज करना है, इंस्टॉल करना है, मतलब एप्लीकेशन वर्जन, वो सारी चीजें आई हैं। ओके, ठीक है और तो एक एक और काम लिंक करें। आई है सर जिसमें आपने ये मेंशन किया है कि 10 बजे हमें ज्वाइन करना होगा, मीटिंग का कुछ एक था। अच्छा, मैं अभी एक सेंड कर रहा हूँ, देखो जा रहा है या नहीं। मैं अभी एक चेंज यस करके सर। भेजता हूँ कल का दिन का। प्रियंका मीटिंग हाँ, का जो लिंक है ना स्क्रॉल डाउन करोगे तो नीचे आएगा। हम्म, अच्छा, मैं टीम्स में ओपन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि शायद मेरे को टीम्स चल रहा है ना, तो ओपन नहीं करने दे रहा है। सर मैं आपको व्हाट्सएप पे कंफर्म कर दूंगी, आप मुझे हाँ भेज हाँ दीजिए। हाँ, एक बार मैं अभी थोड़ी देर में ही मैं हाँ, आपका आराम डेट से। 2 करके मैं भेज रहा हूँ, फिर से अपडेट भेज रहा हूँ, तो उसमें एक बार हाँ देख के मेरे को बता देना। ठीक है सर, हाँ मैं कंफर्म कर दूंगी। क्योंकि शायद हो सकता है कुछ प्रॉब्लम होगा, तो मैं देख लूंगा। ओके जी, ओके ओके, सर चलो बाय। ओके ओ सर एक मेरा चीज पूछना था बस आज के लिए कोई टास्क है कि जो हम लाइक खुद से कर सकते हैं कोई टास्क। नहीं, आज का कुछ तो टास्क नहीं, देखो आज का मतलब तो बेसिक्स था, तो हाँ आगे जाके धीरे धीरे करके टास्क आएगा। मैं तो एक ही चीज बोलता हूँ, सीएसएस सिलेक्टर, हम्म, सीएसएस इनलाइन सीएसएस, एक्सटर्नल सीएसएस। मेरे को पता है तुमको शायद नॉलेज होगा, बट फिर भी एक बार रिवाइज कर लो क्योंकि उधर जाके सबसे ज्यादा अटकता है लोगों को। आ, और एचटीएमएल में सिमेंटिक एचटीएमएल, ब्लॉक एलिमेंट, इनलाइन एलिमेंट जितना इजी होगा, मतलब तुमको पता है, तो शायद इजी पड़ेगा वहां सीखने में। हम जल्दी क्लास को रन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है हेलो। ठीक है ओके हाँ सर ठीक है सर। हाँ, चलो फिर। ओके 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 सर। ओके ओके, गुड बाय। बाय बाय सर। बाय बाय। बाय 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 शंतु, बाय बाय अभिषेक, बाय बाय। बाय सर।